पारस रूपी जीव है, लोह रूप संसार, पारस ते पारस भया, परक भया टकसार। नमस्कार, संत कबीर जी की नगरी में हम हाजिर हैं ट्रिलियन ट्रैकर लेकर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक लक्ष्य है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। और जैसा कि संत कबीर जी ने कहा कि मानस जो है वो पारस के समान है, जिस चीज़ को भी वो छू देता है वो सोना हो जाता है। ठीक उसी तरह यूपी के सीएम चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो हो जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सुख और समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था के योगदान में, विकास में अपना जो योगदान है वो दें। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं यूपी के ज़िले संत कबीर नगर में, और यहाँ पर कैसे जो इकोनॉमी है वो प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर रही है, उसका लेखा जोखा लेने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ यहाँ के ज़िला अधिकारी श्री आलोक कुमार जी को। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, सबसे पहले आपने जो एक अनूठी पहल शुरू की है, यानी कि जो पूर्व सैनिक है उनकी जनसुनवाई को लेकर और तमाम जो उनकी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, उनका निपटारे को लेकर, आप जवाब दें उसके पहले ज़रा मैं चाहूँगी इस पहल के लिए आप सभी ज़ोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए क्योंकि जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हमारी परेशानियों का सामना करते हैं, उनकी अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जनपद संत कबीर नगर की जो विकास की कहानी है इसको जनता के सामने लाने के लिए जनपद को चुना है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ ही आपका इस जनपद में पूरी टीम का और आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी जो आपने बात शुरुआत की है कि हमने जनपद संत कबीर नगर में सैनिकों की समस्याओं को लेकर के विशेष प्रयास किए गए हैं उनके निदान के लिए, उस पर मैं एक कहना चाहूँगा, जैसा भी आपने खुद ही कहा कि सैनिक हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं। गांव छोड़ करके, अपने माता पिता को, अपने परिवारजनों को छोड़ करके सरहदों पर रह करके देश की सुरक्षा करते हैं, और उनकी जो ज़मीन संबंधी या अन्य जो पारिवारिक समस्याएँ होती हैं उनको सुलझाने के लिए वे स्वयं नहीं आ सकते। तो ज़्यादातर मामलों में तो हमें सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से उनकी शिकायतें प्राप्त होती हैं, या जो हमारे रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक हैं वे जो यहाँ पर रहते हैं उनकी समस्याएं वे स्वयं लेकर के आते हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने स्वयं निर्देश दे रखे हैं कि उन्हें प्राथमिकता पर निदान कराया जाए। उसी के क्रम में हम लोग इनको समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं और उसकी समस्या का तत्काल निदान हो सके उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं। माह में एक दिवस डेडिकेटेड इसके लिए रखा भी गया है, जिसे हम सैनिक बंधु दिवस के नाम से उसको मनाते हैं। और उस दिन सभी हमारे भूतपूर्व सैनिक, सर्विंग सोल्जर्स जो छुट्टी पे आए होते हैं, समाज कल्याण अधिकारी जो खुद एक रिटायर्ड कर्नल हैं, सैन्य अधिकारी रहे हैं, उनके साथ बैठ करके अन्य सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए एक एक समस्या का निराकरण गुणवत्तापूर्ण उनका कराया जाता है। तो ये शासन की भी प्राथमिकता है और हमारा तो एक अधिकारी के रूप में दायित्व भी है, परंतु सामाजिक रूप से भी आप सभी का, हम सभी का दायित्व है कि जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। इसी प्रकार हम किसानों की समस्याओं की, जवान और किसान दो सबसे महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं जो देश को, तो इसी प्रकार से हम किसानों की समस्याओं के लिए पूरा प्रशासन बहुत संवेदनशील रह करके तत्परता से उनके निवारण का प्रयास करता है। सर, प्रशासन जब जिम्मेदार होता है तो काम कैसे होता है, इसका एक उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है। सैकड़ों साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर, पिछले दिनों ये प्राचीन शिव मंदिर भारी बारिश के चलते ढह गया, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर जो मलबा था वो हटा दिया गया। गर्भगृह में शिवलिंग भी सुरक्षित है और पुनर्निर्माण का काम भी क्या जल्द ही अब शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये हमारा जो बैजूनाथ मंदिर है ये यहाँ से मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है। दुर्भाग्य से लगातार बरसात होने के कारण, चूँकि 250 से 300 वर्ष पुरानी वो मंदिर था, तो इसका स्ट्रक्चर का पिछला हिस्सा ढह गया था।
परंतु खुशी की बात यह है कि उसमें कोई दुर्घटना नहीं होने पाई। प्रशासन तत्परता से वहाँ पहुँचा और उसको मलबा हटवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई और मलबा हटवाने के बाद मुझे लगता है 7 या 8 घंटे में ही मलबा हट गया और उसके बाद एक मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर वाटर प्रूफ टेंट लगा के तैयार कर दिया गया, जिससे जनसामान्य को पूजा में कोई बाधा ना हो। तो तब से वह अनवरत पूजा चल रही है और अब हम लोगों का प्रयास ये है कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर जो उससे बेहतर और बड़ा हो उसका निर्माण कराएं और उसके लिए हम लोगों ने आर्किटेक्ट को एंगेज कर लिया है। ड्राइंग डिज़ाइन भी फाइनल हो गई है, बहुत शीघ्र उसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ऑलरेडी रिनोवेशन का काम टूरिज्म के सौजन्य से चल रहा था। करीब 1 करोड़ की धनराशि वहाँ स्वीकृत की गई थी, जिससे शेड का निर्माण, टाइल्स को चेंज करना और अन्य बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से की जा रही थी। तो अब बहुत जल्द ही उस पर भव्य निर्माण शुरू हो जाएगा। संत कबीर नगर में रोड एक्सीडेंट पर आप लोगों ने खूब काम किया है सर, जिसका नतीजा ये है, अगर आंकड़ों में बताऊं तो 2024 की तुलना में 2025 में करीब 1/4 जो एक्सीडेंट्स थे वो अब कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी सर एक्सीडेंट तो हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2025 में 309 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और 206 लोगों की जो जानें हैं वो गई हैं। अब इसको लेकर क्या काम हो रहा है सर ज़िले में? देखिए, ये जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं जो एक्सीडेंट की वजह से होती हैं, जिनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रयास करें आप और हम मिल करके, तो इन मृत्यु को टाला जा सकता है। तो जो ये डेथ्स होती हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसमें जागरूकता का अभाव होता है और प्रशासनिक रूप में भी कहीं ना कहीं शिथिलता होती है, तभी ये एक्सीडेंट हो पाते हैं। अभी विगत वर्ष में हम लोगों ने संयुक्त रूप से टीम बना करके परिवहन की, पुलिस की, हमारे लोकल जो ईओज़ हैं उनके साथ, अन्य मजिस्ट्रेट के साथ काफ़ी कार्रवाई की गई है। इसमें एनफोर्समेंट की भी कार्रवाई की गई है और इस वजह से जो है हमारे एक्सीडेंट्स के जो संख्या है उसमें काफ़ी कमी आई है। परंतु अभी लंबी यात्रा तय करनी है। इसमें हम लोग इसमें लगातार जो है सड़क सुरक्षा की कार्यशालाएँ करा रहे हैं, जागरूकता के तमाम कार्यक्रम करा रहे हैं। एनफोर्समेंट तो करा ही रहे हैं, तमाम जो रॉन्ग पार्किंग्स हो रही हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों का गाड़ी चलाना हो रहा है, इन सबको भी चेक करा रहे हैं। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग एक पर्टिकुलर जो है एक सेक्ट उसके हिस्से को ही टारगेट कर सकते हैं जनसंख्या के, सभी के पास नहीं पहुंच सकते। तो आपको स्वयं अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में ये और स्वयं भी इस बात को एहसास करना होगा कि प्रशासन की एक सीमा होती है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें आपको स्वयं अपने अंदर चेतना का विकास करना होगा। स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर घर से कोई बाहर जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, 4 पहिए की तो सीट बेल्ट लगा ले, 2 पहिए की है तो वो हेलमेट लगा ले, उसको घर से निकलने ही मत दीजिए। इसमें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ये अपने पति, भाई, पिता, इनको किसी को, बेटे को, किसी को घर से ना निकलने दें जब तक कि वो सीट बेल्ट या हेलमेट ना लगा ले। तो ये मेरी आपसे अपील है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर इसमें सुधार आएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने प्रशासन स्तर पर किया है, हाईवे पे तमाम अवैध कट्स बन जाते हैं, उनको बंद कराया है और जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित करके उसमें लॉन्ग टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स के जो रिमेडियल मेजर्स होते हैं वो उन पे कार्रवाई करके तमाम जगहों पर जो है साइनेजेस लगा करके और इस तरह की कार्रवाई की है। इसी वजह से इस संख्या में जो है उल्लेखनीय कमी आई है और शासन के भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको हमें जीरो प्रिवेंटेबल डेथ के उस पर जीरो पे लाना है और हम लोग लगातार उसमें सतत प्रयास कर रहे हैं। सर कबीर नगर की बात करें, संत कबीर नगर की, तो ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं जहाँ पर कृषि है और मुख्य धंधा जो है वो कृषि ही है किसानों का। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है जब हम किसानों की बात करते हैं, समय पर खाद मिल जाना। यहाँ खाद की कालाबाजारी भी जो है वो काफ़ी होती है, जिसको लेकर आप लगातार जो खाद की दुकानें हैं वहाँ पर छापे भी मरवाते रहते हैं। अभी की अगर स्थिति की बात करें सर, और पिछले हफ्ते ही 2 दुकानदारों को बघौली में आपने जो उनके लाइसेंस थे वो भी रद्द किए हैं। अभी क्या स्थिति है सर? देखिए, वर्तमान में खाद की कोई समस्या नहीं है। अभी तो रबी सीजन में भी हमारे यहाँ पर खाद की पर्याप्त उपलब्धता थी और सभी तरह की, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, एसएसपी हो, एनपीए हो, सभी तरह की खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। और
खाद की जहाँ तक काला बाजारी की बात है तो छुटपुट शिकायतें आती हैं, कोई इसको मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज ढंग से नहीं की जा रही है। छोटी मोटी शिकायतें आती हैं तो उस पर हम लोग इस तरह की, जैसे आपने कार्रवाई बताई कि अभी 2 बघौली में हुई हैं, इसके अतिरिक्त भी तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो समय समय पर कार्रवाई करके उसको नियंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी सुनिश्चित कराते हैं अपने अधिकारियों की टीम बना करके कि रैंडम इंस्पेक्शन हो, सरप्राइज रेड्स हों और इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। तो अभी जैसे हमारा खरीफ का सीज़न चल रहा है, धान की बुआई चल रही है, तो अभी भी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध है। कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत अनुपलब्धता की या काला बाजारी की अभी नहीं है। सर, इस ज़िले में प्राकृतिक खेती को लेकर जो अभियान है वो लगातार चल रहे हैं। संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो अभी कितने हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती जो है वो कराई जा रही है और टारगेट क्या है सर, इसे कहाँ तक लेके जाना है? देखिए, प्राकृतिक खेती तो अब आवश्यकता बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल करके खेतों में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने का, वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी जो भूमि है उसके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी धीरे धीरे उर्वरा शक्ति का नाश हो रहा है। तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर तो जाना ही होगा। अभी हम लोगों ने पौली ब्लॉक और हैसर बाज़ार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है, जिसमें करीब 1250 किसानों को 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया गया है और उसमें उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो प्राकृतिक खेती के जो तरीके हैं उनको अपनाएं और जिससे हमें ऑर्गेनिक यील्ड मिल सके, ऑर्गेनिक उत्पादन हो सके और उनका भी जो है आय, चूँकि ऑर्गेनिक उत्पादन जो है इस समय उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो उनकी आय भी बढ़ सकेगी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी हम बढ़ सकेंगे। अब इस पर अभी जो आप स्केल अप करने की बात कर रही हैं, तो हम लोगों का हमारे यहाँ 9 ब्लॉक हैं, तो अभी इन 2 ब्लॉक्स में जो लोग इसको, जिनको हम लोगों ने सहायता दी है, ये लोग कर लेंगे तो इनके अनुभव को और किसानों के साथ हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करके उनको भी ट्रेन कराएंगे और इस तरह से इसको जो है सभी 9 ब्लॉकों में इसका स्केल अप करेंगे। सर, अभी इसी साल सियरा साता गांव में नाबार्ड की मदद से 150 एकड़ में जो काला नमक चावल है उसकी प्राकृतिक खेती का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है। अब इसमें क्या प्रगति है और क्या आने वाले समय में काला नमक चावल की अगर बात करें तो किसानों के लिए गेम चेंजर क्या साबित होगा, क्योंकि विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है काला नमक चावल की? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये निश्चित रूप से गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्य रूप से तो ये सिद्धार्थनगर का एक बर्डपुर ब्लॉक है, वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ मतलब शुरुआत से वहीं उसकी पैदावार हो रही है। बट अभी हमारे जनपद में भी ये नाबार्ड की सहायता से, उनके फाइनेंशियल एड से, हमारे एक पूर्व वैज्ञानिक हैं श्री रामचित चौधरी जी, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है और करीब 150 एकड़ में इसकी शुरुआत कराई है। तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे, चूँकि उनकी जो संस्था है उसको नाबार्ड ने फाइनेंसिंग की है और वो जो किसान इससे जुड़े हैं वो जब ट्रेन हो जाएंगे कि काला नमक के लिए किस तरह क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, किस तरह की तकनीक से उसकी हम यहाँ पे पैदावार कर सकते हैं, जब इसकी ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी तो फिर जिस तरह से प्राकृतिक खेती को हम स्केल अप करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से काला नमक चावल के भी जो अलग अलग किसान अलग अलग क्षेत्रों में तैयार करेंगे जहाँ का क्लाइमेट उसको अनुमति देता है, फिर उन जगहों पर भी काला नमक के उत्पादन का विस्तार कराएंगे। और विस्तार ही नहीं कराएंगे, इसमें आवश्यकता इस बात की भी है कि उसकी अच्छे से ब्रांडिंग हो, उन्हें मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिल सके, तो इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। सर, मगहर जो है वो संत कबीर की निर्वाण स्थली है, धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर इसको स्थापित करने की अपनी चुनौतियां भी हैं। ये किसी धार्मिक रूट पर भी नहीं है और किसी सर्किट का भी हिस्सा नहीं है फिलहाल। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जनपद संत कबीर नगर की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान है वो संत कबीर दास जी की वजह से और मगहर की वजह से ही है। तो यहाँ पे हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ पर जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनमें वृद्धि हो, और उसके लिए टूरिज़्म विभाग से तमाम सारे प्रयास भी किए गए हैं। पूर्व में भी करीब 16-17 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो है हमारा ऑडिटोरियम तैयार हुआ है, कबीर शोध संस्थान तैयार हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो ये कैफेटेरिया तैयार कराया है
अन्य भी तमाम तरह के इस तरह के टूरिज़्म से प्रयास चल रहे हैं और इसमें लगातार टूरिस्ट आने में वृद्धि हो रही है। मगहर को अगर हम एकांगी रूप में देखेंगे तो यहाँ पर टूरिज़्म सफल नहीं होगा। अगर हम इसको बखीरा झील से जोड़ते हैं, जो हमारे यहाँ दूसरा एक बहुत बड़ा एसेट है, जो रामसर साइट है, अगर हम उसके साथ इसको जोड़ करके देखेंगे और विकास की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको और नए आयाम मिलेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं कि मगहर में जो है प्रत्येक वर्ष एक मगहर महोत्सव भी आयोजन किया जाता है और उसमें नामचीन कलाकार यहाँ पर 6-7 दिनों तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें उपस्थित होते हैं और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो मगहर में बहुत अपार संभावनाएं हैं और अभी भी हम लोग और भी जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से भेजे गए हैं, इसके घाट का निर्माण हो, बाउंड्री वॉल का, ये सब सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। इसके आने के बाद इसका और विस्तार होगा और इसमें निश्चित रूप से जनपद का जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है वो और विकसित होगा। सर, अगर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। अब यहाँ पर तामेश्वर नाथ मंदिर जो है वहाँ पे कॉरिडोर बीते साल घोषणा हुई थी कॉरिडोर बनाने को लेकर, वो कार्य कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए जब ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले वर्ष मई के माह में आए थे तो उन्होंने तामेश्वर नाथ में कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से उसमें लोकल प्रशासन ने प्रयास करके काफ़ी उसमें प्रगति लाई है। हम लोगों ने प्रोजेक्ट बना करके यहाँ से डीपीआर बन के शासन को जा चुका है और उस पर पैसा भी रिलीज हो चुका है। उसमें 2 पार्ट हैं, एक तो कॉरिडोर का पार्ट है, दूसरा एक सड़क का पार्ट है। तो जो हमारी 4 किलोमीटर की सड़क बननी है उस पर कार्य प्रारंभ भी होने वाला है और जो कॉरिडोर का पार्ट है उस पर अभी लैंड एक्विजिशन के लिए हम लोगों ने पैसे की डिमांड कर रखी है। बहुत शीघ्र ही वो भी मिलने वाला है और जैसे ही वो पैसा प्राप्त होकर मुआवजे का वितरण होगा तो मुझे लगता है हार्डली 10-15 दिनों में वहाँ भी एक कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो तामेश्वर नाथ कॉरिडोर बनने के बाद निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था जो जनपद की हमारी है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके लिए जब टूरिज़्म की बात आती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, होटल्स भी होने चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, कुछ आपके ऐसे स्पॉट्स होने चाहिए जो ऐसे विकसित किए जाएं कि जो मगहर आए तो वो उनको भी देख सके। तो हमारे पास ऐसी भी चीज़ें चिन्हित हम लोगों ने कर रखी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित कर रखे हैं। बखीरा झील के बारे में भी एक प्रोजेक्ट भेजा गया है, उसको अभी मैं बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ। और तामेश्वर नाथ का लगभग शुरुआत की स्थिति में है तो मगहर पे कार्य चल ही रहा है। तो इस तरह के जो हमारा पोटेंशियल है जनपद का, ये टूरिज़्म के हिसाब से बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी भी है हमारे, देखिए आप गोरखपुर हाईवे पर है, इसके अलावा अभी हमारी रेल कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव होने जा रही है। पहले से तो है ही है, लेकिन हमारी बहराइच रेलवे लाइन भी, खलीलाबाद टू बहराइच रेलवे लाइन पर भी काम चल रहा है, वो भी बन जाएगी। तो उससे भी जो हमारे समीप के जनपद हैं वहाँ के टूरिस्ट यहाँ आ सकेंगे। सर, आपने बखीरा झील का जिक्र किया, एक वेटलैंड के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है इसका। अब पर्यटन, नौकायान और रोजगार को लेकर यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं? जैसा कि आपने कहा, अभी बताता हूँ इसके बारे में। क्या इको टूरिज्म मॉडल के तौर पर भी इसको विकसित किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसके लिए बहुत ही सीरियस एफर्ट्स चल रहे हैं। बखीरा झील पर कुछ प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं, जैसे कि वहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है और वो हम लोग अब फॉरेस्ट को हैंड ओवर कर रहे हैं। तो जो वहाँ टूरिस्ट आएंगे उसको वहाँ पर जो बेसिक जानकारी है बखीरा झील की और इसके साथ ही जो हमारे जनपद के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में वहाँ सूचना उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक इको पार्क के अंतर्गत इको कॉटेजेज का भी प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, वो भी ड्राइंग डिज़ाइन के स्तर पे है, फाइनल होने के, उस पर भी शीघ्र निर्माण कार्य होगा। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के हमारे नागरिकगण हैं उनको, उनकी बखीरा झील को लेकर बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था तभी से हमारे पत्रकार बंधु और जो भी सम्मानित जनता है वो एक ही बात पूछा करती थी कि यहाँ पर बखीरा झील के लिए क्या होगा। हमारे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने भी बहुत प्रयास किए हैं और उसी का फल है कि आज वहाँ पर तमाम सारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे हैं। उसी की कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने भी एक करीब 42 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके वहाँ पर बखीरा झील के डेवलपमेंट का भेजा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जोन है। चूँकि ये रामसर साइट है, वेटलैंड है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परमिटेड नहीं होती हैं।
उसको ध्यान में रखते हुए एक डीपीआर तैयार किया गया है, जिसमें जो बातें अभी आपने कही कि नौकायन की क्या सुविधा होगी, या पिकनिक स्पॉट के रूप में कैसे डेवलप होगा, या बर्ड वाचिंग कैसे हो सकेगी, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखते हुए उस प्रोजेक्ट को इको सेंसिटिविटी के भी ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया है, और डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय प्रेषित किया गया है। बहुत शीघ्र ही इस पर भी स्वीकृति मिलेगी और हम लोग कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। सर, ग्रामीण इलाकों में एक और बड़ी दिक्कत है अवैध कब्जे की, चाहे वो पंचायत की ज़मीनें हों, तालाब हों या फिर सार्वजनिक जगह हो, अवैध तरीके से जो कब्जे हैं वो कर लिए जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि क्या ऐसी कोई समस्या इस ज़िले में है, और अगर है तो इससे किस तरीके से निपट रहे हैं? देखिए, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, कब्जे होते हैं, कब्जे छुड़ाए जाते हैं, बट आज के जब ये सोशल मीडिया के दौर में अब वो समय नहीं रहा कि आदमी कब्जा करके बैठा हुआ है और जनता को दबाए हुए है, तो अब वो स्थिति नहीं रह गई है। वो एक समय था जब दबंग लोग कब्जा करके बैठे रहते थे और पता भी नहीं चलता था, या गरीब आदमी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता था। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से या अन्य जो माध्यम है उनके माध्यम से निरंतर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, और उस पर हम लोग तहसील दिवस के माध्यम से, थाना दिवस के माध्यम से, या प्रतिदिन जो 10 से 12 जन सुनवाई हो रही है उसके माध्यम से इन पे निरंतर कार्रवाई करते हुए कब्जों को छुड़वाते हैं। और जिस प्रकार का भी उसका नेचर हो, दीवानी न्यायालय का हो, राजस्व न्यायालय का हो, उसमें वाद संस्थित करके उसके प्रतिकूल आदेश पारित करके उस पर क्रियान्वयन कराते हैं। तो कब्जा होना और कब्जा छुड़वाना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, क्योंकि गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, निरंतर इसके अभियान चलते रहते हैं, और उसकी हम लोग बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करके इसमें जो है तत्परता से कार्रवाई करके पब्लिक को रिलीफ दिलाते हैं। सर, ज़िले में औद्योगिक संभावनाओं की बात हमेशा होती है कि कैसे इस ज़िले को लेकर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी है। योगी सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की अगर बात करें तो 1500 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है वो आया था, और करीब 45 निवेशकों ने MOU पर भी साइन किया था। अब ये जो तमाम चीज़ें थी धरातल पर अभी तक कितना उतर पाई हैं? जी बिल्कुल, जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें हमारे जनपद से करीब 110 MOU साइन हुए थे। जहाँ तक धरातल पर उतरने की बात है, उसमें अभी 61 MOU पर काम हो चुका है, और कॉमर्शियल वो वायबल हो गए हैं, प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। शेष अभी करीब 72 हैं जो अभी GBC ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के में जाएंगे, उनकी ज़मीन की व्यवस्था हो गई है, DPR सैंक्शन हो गया है। तो इसमें जो है करीब जो 72 प्रोजेक्ट GBC के हैं उसमें 2200 करोड़ रुपए आने की संभावना है, और जो हमारे 61 प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्वीकृत होकर कॉमर्शियली रन करने लगे हैं उसमें 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जनपद में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है जनपद के लिए, और निश्चित रूप से इसमें आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो और भी MOUs हम अलग से कर पाएँ, इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो हुए हैं उनके अलावा ऐसे भी तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक केजरीवाल ग्रुप है गोरखपुर का, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप लॉन्च की, करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उससे आएगा। उसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफिसेस के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है डिस्ट्रिक्ट के लिए। बिल्कुल, एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां बजा दें। सर, आप खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, शिक्षा का क्या हाल था यूपी में आप बेहतर समझ सकते हैं। आप खुद प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग हैं, काफ़ी काम करते हैं। अभी की अगर बात करी जाए तो क्या स्थिति है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि शिक्षा को लेकर जो पलायन यहाँ से होता है उसके रोकथाम में कितनी मदद मिली है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। अब पलायन जैसी स्थिति तो ना के बराबर है। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ पर बच्चे पहले एनरोल हों, एडमिशन हो बच्चे के। तो अब जो अभी एडमिशन्स हो रहे हैं इसमें हम अभी स्कूल चलो, अभी सत्र चूँकि शुरू हुआ तो स्कूल चलो अभियान भी प्रारंभ हुआ था। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो स्कूल गोइंग एज का है जिसका एडमिशन होना चाहिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। वो निश्चित रूप से उसको हम लोगों ने कवर किया है और 100% एनरोलमेंट हुआ है। इसके अलावा आप
पहले बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे, लेकिन उनका ड्रॉप आउट रेट करीब 15-16% होता था। अब वो घट के 2-2.5% रह गया है। तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन भी दी जा रही है, और पारंपरिक एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है। अब जो है उसमें हम लोग साइंटिफिक अप्रोच के साथ उन चीज़ों को, जैसे क्लासेस को हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं, डिजिटल क्लासेस, आईसीटी लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, इन सबको इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया है। और इस जनपद में भी इन सभी चीज़ों पर बहुत सजगता से और बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। तो ये गुणवत्ता में बहुत फ़र्क आया है। सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ तमाम अभी करीब आधा दर्जन जीआईसी और जीजीआईसी खुले हैं। आईटीआई, पॉलीटेक्निक, ये भी विद्यालय खुले हैं। अभी चूँकि चालू इसलिए नहीं हो पाए हैं कि उसमें अभी हमारे कर्मचारी तैनात नहीं हो पाए हैं, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से बहुत सारे नवीन प्रयास हुए हैं। नए भवन आए, कस्तूरबा हैं हमारे यहाँ, 7 कस्तूरबा चल रहे हैं विद्यालय, 2 सीएम कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, तीसरा प्लान्ड है वो भी आएगा। केंद्रीय विद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद की ये है कि जनपद को अभी एक केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिली है, उस पर बहुत शीघ्र निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ, उच्च शिक्षा में ज़रूर अभी कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छे मतलब टॉप लेवल के जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ना मेडिकल का है, ना इंजीनियरिंग का है, ना मैनेजमेंट का है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चिन्हित की गई है। और चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संत कबीर नगर भी बहुत जल्दी इसके लिए चयनित किया जाएगा और एक मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ आएगा। हम लोग भी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, ओडीओपी में संत कबीर नगर के पीतल के बर्तन शामिल हैं। एक दौर था जब इसके लिए अपनी अलग पहचान हुआ करती थी, लेकिन फिर मौजूदा सरकारें जो रही उसकी लापरवाही का नतीजा रहा कि पहचान खो चुका था अपना। अब ओडीओपी से अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया है, लेकिन क्या दौड़ने में अभी भी वक्त है? हाँ, निश्चित रूप से। चूँकि यहाँ का जो पीतल उद्योग था, एक बखेरा जगह है यहाँ पर, वो वहीं तक सीमित रहा और वो कुटीर उद्योग के रूप में था। हालांकि बहुत सारे परिवार उससे जुड़े हुए थे, लेकिन वही दिक्कत आई कि मुरादाबाद में, जैसे आप उदाहरण लेते हैं तो मुरादाबाद में एक्चुअली लोकेशनल एडवांटेज भी है, दिल्ली के नज़दीक है, और वहाँ पर उन्होंने मशीनों का, तकनीक का इस्तेमाल पहले प्रारंभ कर दिया, जो यहाँ पर नहीं हो पाया। यहाँ पर हाथ से ही बर्तन बनते रहे, जो पुरानी तकनीक थी उसी पे काम होता रहा। इस वजह से हम लोग पिछड़ गए। लेकिन अभी जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस पर हम लोग काम करें और ये जो ख़त्म होता जा रहा है हमारा बखेरा का बर्तन उद्योग, इसको रिवाइव करें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है। इसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है, उसका गठन किया जा रहा है, और इसके बाद जब ये एसपीवी का गठन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग इस पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर का स्थापना करेंगे, जिसमें उनको नई मशीन, टूल्स, तकनीक सबका उपयोग करा करके, और जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं उनसे हैंड होल्डिंग करा करके इस पर जो है कार्य करके इसको एक नया आयाम देंगे। और इसमें इसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, ये भी कराएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग करें, इसको भी उनको सिखाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 सालों में आपको तस्वीर बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ेगी यहाँ की। सर, महिला सशक्तिकरण एक बड़ा विषय है और जिस पर बीते कुछ सालों की जब बात करते हैं तो सरकार ने काफ़ी काम भी किया है। महिला वर्कफोर्स भी ज़रूरी है इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। महिलाएं सुरक्षित तरीके से घर से बाहर निकलें, काम कर पाएँ, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और ख़ासतौर से ग्रामीण इलाके यहाँ ज़्यादा हैं। अभी क्या स्थिति है, इसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, महिलाओं का तो इकोनॉमी में हमेशा से योगदान रहा और हमेशा रहेगा। वो अदृश्य होता है, तो वो तो है ही है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल ढंग से हम लोग कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे महिला कल्याण विभाग की तमाम योजनाएं हैं, बाल विकास की तमाम सारी योजनाएं हैं, प्रोबेशन की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके बस आवश्यकता यह है कि इन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति ले पाए। तो ये जागरूकता का विषय है, और सरकार तो आपको आपके घर तक जा कर के जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपको ये जो सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये भी चलता ही रहेगा। और मेरी यही आपसे अपील है कि
आपके लिए जो योजनाएं बनी हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनका भरपूर उपयोग, भरपूर लाभ लें और जो भी पात्र व्यक्ति हैं, कोई भी पात्र व्यक्ति ना छूटने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। आलोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी जिले के विकास की बात होती है तो वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, ये भी एक अहम मुद्दा हो जाता है। संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ का जो पुलिस महकमा है, कैसे कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर इस विकास में, जिले के का जो विकास की बात हो रही है, अपना योगदान दे रहा है, अपनी भागीदारी कर रहा है, उसे भी जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी कड़ी में मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी यहाँ के एसपी श्री संदीप कुमार मीना जी को, जिनसे यहाँ की कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो समझने की कोशिश करेंगे। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, आपको ज़िले में 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अपराध की बात करें तो संत कबीर नगर ज़िला की अभी क्या स्थिति है? देखिए, संत कबीर नगर में मुझे करीब 1 साल से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पर ये जनपद वैसे तो बहुत अच्छा जनपद है और संत कबीरदास जी की ये निर्वाण स्थली है, और लेकिन कई तरह से ये संवेदनशील जिला भी है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो मिश्रित आबादी काफ़ी है, उसके अलावा 4 जनपदों से ये अपनी सीमा लगाता है, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर, और नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर भी पास में पड़ती है। तो यहाँ पर कई प्रकार के क्राइम हैं, जिस तरह से गोकशी और गो तस्करी के भी क्राइम है, उसके अलावा चोरी के भी क्राइम है, उसके अलावा आजकल जो एक साइबर क्राइम भी उभरा है, और स्थानीय क्राइम जैसे कि भूमि विवाद संबंधी और आपसी रंजिश वाले भी क्राइम हैं। लेकिन पिछले सालों में इन सभी प्रकार के अपराधों में कमी आई है और उसके लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं, और पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर कानून व्यवस्था भी बहुत मजबूत हुई है। सर, संत कबीर नगर में पिछले 1 साल में 29 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। क्या ये माना जा सकता है कि इससे ज़िले में संगठित जो अपराध है वो अब कम हो गया है और अपराधियों पर गैंगस्टर लगा है, तो कितनों ने अपराध का रास्ता भी छोड़ा है, ये भी आपसे समझेंगे? देखिए मैम, पिछले वर्षों में हमने यहाँ पर जो हार्डकोर अपराधी थे, जो लगातार क्राइम कर रहे थे, चाहे वो गोकशी के हों, गो तस्करी के हों, या चोरी के हों, या लूट डकैती या छिनैती के अपराधी हों, उन पर हमने सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर हमने 29 से भी ज़्यादा गैंगस्टर की कार्रवाई की है, और उसमें करीब 174 अपराधियों को हमने इसमें जेल भेजा है। और इसके अलावा साथ ही हमने 14(1) की कार्रवाई, जो गैंगस्टर में एक धारा होती है जिसके तहत जो अपराधी अपराध से संपत्ति अर्जित करता है और अपनी संपत्ति बनाता है, तो उनका भी हमने चिन्हांकन करके उनको भी हमने कुर्की करवाई है उन संपत्तियों की। इसके अलावा ऐसे अपराधी जो गैंगस्टर से जमानत पर रिहा हुए हैं, तो उनका प्रॉपर हमने गुंडा भी बनवाया है, एचएस भी खुलवाई है, और पिछले 1 वर्ष में हमारे यहाँ 162 से ज़्यादा अपराधियों की एचएस खुली है। उसके अलावा 590 से ज़्यादा लोगों का गुंडा एक्ट में कार्रवाई हुई है। और इस तरह की कार्रवाई का परिणाम ये रहा कि हमारे यहाँ जो गोकशी गो तस्करी जो 2024 में 11 थी, वो घटकर 2025 में 4 हो गई, और अभी वर्तमान में 3 है। सर, संत कबीर नगर की बात करें तो वाहन चोरी गैंग भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है, और खलीलाबाद, कोतवाली, मोहली, बखिरा, दुधारा, इन क्षेत्रों में बाकायदा बड़े गैंग भी हुआ करते थे। अभी क्या स्थिति है सर? मैम, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो जनपद है चारों तरफ से 4 जिलों से घिरा हुआ है, उसके अलावा नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर हमारे पास में पड़ता है। तो यहाँ के जो आसपास के अपराधी है तो इस ज़िले को आसानी से टारगेट करते थे, और यहाँ के वाहनों को चोरी करके उनका पशु तस्करी में, एनडीपीएस में उसका इस्तेमाल करते थे। तो जब हमने इस समस्या को जाना, तो हमने कुछ हमारे क्षेत्र थे, ब्लैक स्पॉट थे, वहाँ पर बराबर कार्रवाई हो रही, ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो हमने यहाँ पर इन जगहों को चिन्हित करके पहले तो प्रॉपर चेकिंग अभियान चलवाया। रात्रि में भी हमारी प्रॉपर सघन गश्त होती है,
उसके अलावा जितने भी हाईवे और हाईवे से जो गाँव के रोड कनेक्ट होते हैं वहाँ पर भी हमने पिकेट लगा के पूरी चेकिंग करवाई। इसके अलावा जो अपराधी लगातार अपराध कर रहे थे, ऐसे अपराधियों को हमने चिन्हित करके उन पे सर्विलांस की मदद से उनको हमने अरेस्ट करवाया, उन पे मुकदमे दर्ज हुए, उन पे गैंगस्टर गुंडा एक्ट और इन पे कार्रवाई हुई। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अक्सर लोग चोरी की घटनाओं में की वजह से बहुत परेशान रहते थे, वो चोरी की घटनाएं आज बहुत हद तक कम हो गई है। और जो भी कुछ घटनाएं होती है तो उसका तुरंत हमारे द्वारा वर्कआउट होता है, उस पर हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई होती है। और उसके अलावा ऐसे लोग जो घटनाएं करते हैं तो उसमें उनका जो मुकदमा दर्ज होता है उनमें प्रॉपर समय से चार्जशीट लगवा कर उनको कोर्ट में दाखिल करवाया जाता है और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्दी से जल्दी उनमें सजा भी करवाई जाती है। सर, पुलिस की एक बड़ी चुनौती होती है जो युवा हैं उनको अपराध के रास्ते पे जाने से रोकने की। अब अगर आपकी बात करें, सबसे तो सवाल आपकी लाइफ से ही सर जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपसे जो काफ़ी युवा हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं। आपने 4 बार यूपीएससी दिया और उसके इंटरव्यू में आप सफल नहीं हुए, 5वीं कोशिश में आप आईपीएस बन गए। ये वो समय होता है जब इंसान भटकता है। शायद सर आपकी कहानी से यहाँ पर बैठा हुआ कोई युवक या जो हमें सुन रहा हो वो प्रेरणा ले सके। देखिए, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ और गाँव से आया हूँ। यूपीएससी की तैयारी एक सपना था, तैयारी शुरू की और मैंने 5 इंटरव्यू दिए जिसमें 4 इंटरव्यू में असफल हुआ, लगातार 5वें में जाकर मैं सफल हुआ। तो मैं आज के युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि असफलताओं से घबराए नहीं। अगर असफलता मिल रही है तो उससे आपको घबराना नहीं है। असफलता कहीं ना कहीं ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न आपने पूरे मन से नहीं किया, कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है आपने, इस वजह से आप असफल हुए हो। तो सबसे पहले अपनी उस जो आप असफल हुए, कोई भी एग्ज़ाम हो, जरूरी नहीं यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये देखिए कि आपने कमी कहाँ करी। आप खुद का सब इंसान अपने आप का सबसे अच्छा आलोचना कर सकता है, अपने आप की सबसे अच्छे तरीके से कमी खोज सकता है। तो आप अगर अपना ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन करें तो आपको अपनी कमियां मिलेंगी और उस कमियों पर जब आप वर्क करोगे तो सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। इसके अलावा अपने ऊपर आत्मविश्वास कभी ना कमज़ोर होने दें। जब आप कोई अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होगा तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कर सकते हो। दूसरी बात, धैर्य रखें, क्योंकि कोई भी अच्छा रिजल्ट या कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा परिणाम एक समय मांगता है, मेहनत मांगता है, वो एक अपनी प्रॉपर कीमत मांगता है। हाँ, हम सोचें कि उस शॉर्टकट से हम उस सफलता को प्राप्त कर लें तो वो संभव नहीं है। जमकर मेहनत करें, जमकर अपने पर विश्वास रखें, अपने अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छी संगति रखें। मेरे साथ अच्छा चीज़ ये थी कि मेरी जो सर्किल थी काफ़ी अच्छी थी। वो सभी मेरे सर्किल में जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे वो सभी सेलेक्ट हुए, तो उनको भी देखकर एक मोटिवेशन मिलता था कि ये हमारे साथ ही रहता था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, हमारे साथ ही पढ़ाई करता था। जब ये सफल हो गया तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, अच्छे दोस्तों की सर्किल बनाएं जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सके। उसके अलावा अपने गुरुजन हैं, अपने माता पिता हैं, उनकी बातों को माने, वो आपके अच्छे के लिए ही बताते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों पे काम किया और लगातार जहाँ असफलता मिलने के बावजूद भी मैं हारा नहीं, टूटा नहीं और लगा रहा और मंजिल प्राप्त की। सर, अगर ग्रामीण इलाकों में पुलिस और थानों के चक्कर लगाने की बात की जाए तो जो ग्रामीण लोग हैं वो इससे बचते हैं। पुलिस को ही बचाना होता है, लेकिन हमने देखा है ज़्यादातर मामलों में जो लोग हैं वो पुलिस से ही मिलने से या बात करने से डरते हैं। ये जो पुलिस और आम लोगों के बीच का, खासतौर से ग्रामीणों के बीच का जो रिलेशनशिप कह सकते हैं, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसके लिए क्या कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस विभाग में आने से पहले मैं भी थाने में जाने से डरता था। तो एक पब्लिक में कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह है पुलिस के प्रति। उसकी वजह यह रही है कि कहीं ना कहीं दोनों स्तर पे कम्युनिकेशन गैप रहा है। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। हमारे द्वारा लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिससे हम पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला शक्ति मिशन 5.0 शुरू किया है, जिसके तहत थानों में महिला शक्ति केंद्र बनाए हैं और हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स बराबर महिलाओं के बीच में जा रही हैं। बहु बेटी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहु बेटी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो हमारी माता बहनें कोई भी किसी प्रकार की उनके साथ कोई आपराधिक वारदात होती है और वो उसको थाने तक नहीं पहुंचा पाती, चाहे वो हो सकता है कि शर्म के मारे या हो सकता है झिझक के मारे, तो उसको उस झिझक को उस शर्म को दूर करने के लिए हमारी महिला कांस्टेबल्स बराबर उनके बीच में जाती है और बहु बेटी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होता है। उसके अलावा थानों पे महिला हेल्प डेस्क बनी हुई है, महिला शक्ति केंद्र बने हुए हैं। जो थाने पे फरियादी आती है स्पेशली महिलाएं, तो उनकी बातों को सुना जाता है अच्छे से और उसका समय सीमा में उसको जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा हमारे द्वारा जनता दर्शन का प्रोग्राम रखा जाता है। पर डे जनता दर्शन का प्रोग्राम होता है, थाना दिवस होता है, तहसील दिवस होता है। हम सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। उसके अलावा हम 2 घंटे एक्स्ट्रा और बैठते हैं ऑफिस में, ताकि कोई भी फरियादी आए, दूर गांव से चल कर आए, तो उसकी समस्या हम सुन सके। उसके अलावा व्यवहार के स्तर की बात है तो हम हमेशा हमारे पुलिस कर्मियों को बराबर सेंसिटाइज करते रहते हैं कि पब्लिक के साथ अच्छे से पेश आए, उनकी समस्याओं को ढंग से सुने और उस समस्या का समाधान करें। इसके बावजूद भी अगर किसी स्तर से हमारे पास शिकायत आती है कि इस फलाना पुलिसकर्मी ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया या कोई और दुर्व्यवहार किया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाती है। उसके अलावा पब्लिक को पुलिस से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 112 नंबर की शुरुआत की गई है कि अगर वो थाने और चौकी तक ना पहुंच सके तो कम से कम 112 पे अपनी रिपोर्ट, अपनी बात बता सके। और जब 112 पे उसकी शिकायत दर्ज होती है तो तुरंत वहाँ पे 112 की टीम पहुँचती है और 112 की टीम अगर कोई गंभीर अपराध होता है तो तुरंत थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके अलावा 1090 एक नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये यूपी गवर्नमेंट का। इस पर महिलाएँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं 1090 पर और अपनी बात रख सकती है। बराबर हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि पब्लिक के बीच में हमारी पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। सर, सीसीटीवी की बात करें तो एक बड़ा हथियार साबित हुआ है अपराध पे रोक लगाने के लेकर भी और अपराधियों को पकड़ने को लेकर भी। अब अगर इस ज़िले की बात करी जाए तो अभी तक कितनी कवरेज है और वो कौन से इलाके हैं जहां पर सीसीटीवी दुरुस्त भी है? मैम, ऑपरेशन त्रिनेत्र चला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें सभी जनपदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हमारे जनपद में पिछले साल भर में यहाँ पे 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वो प्रशासन की मदद से भी लगे हैं, पुलिस की तरफ से भी लगे हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों की मदद से भी लगे हैं और इसका कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहले ये डीएम ऑफिस में था, लेकिन अभी ये पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। सारे सीसीटीवी कैमरे उस कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं अंतर जनपदीय बॉर्डर पे लगाए गए हैं, जो 2 जिलों की बॉर्डर जिस रास्ते से जुड़ती है वहाँ पर भी लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर लगाए गए हैं, महत्वपूर्ण तिराहे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा भीड़ भाड़ वाले बाज़ार, भीड़ भाड़ वाले इलाके और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जितने भी सराफा मार्केट है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। तो इन कैमरे का लगाने का उद्देश्य यही है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। अगर कोई घटना कारित हो जाती है तो तुरंत ये सीसीटीवी कैमरे उस घटना के अनावरण में हमारी बहुत मदद करते हैं। और अभी जो कावड़ का त्यौहार आ रहा है और इसके अलावा कोई अन्य त्यौहार भी आते हैं तो उसको पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने में ये हमारी बहुत मदद करता है। सर, अभी महिलाओं को लेकर अपराध की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कैसे जो महिलाओं को लेकर अपराध होते हैं उसमें पुलिस वाले भी जो है अलग से मदद करते हैं, महिलाएं वहां पर पहुंच सकें, बता सकें। लेकिन महिला अपराधों में चार्जशीट और सज़ा यानी कन्विक्शन रेट क्या है? थानों पर केस मैनेज ना हो, इसकी जो मॉनिटरिंग है उसका क्या सिस्टम है सर? देखिए मैम, महिला संबंधी अपराधों में हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है। अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हुआ, अगर उसकी शिकायत थाने पर पहुंचती है तो तुरंत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। अगर मुकदमा पंजीकृत
करने में हमारे थाना स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो नियमानुसार उसमें स्पष्टीकरण लेकर उसके विरुद्ध संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा जो मुकदमा दर्ज हो जाता है महिला संबंधी अपराध में, तो हम इसकी बराबर एफआईआर दर्ज होते हैं उसकी बराबर मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले मॉनिटरिंग ये सुनिश्चित हमारे द्वारा की जाती है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। उसके लिए बराबर हमारे यहाँ पर 3 स्तर पे OR किए जाते हैं, जिसे ऑर्डरली रूम कहा जाता है। ऑर्डरली रूम में हम विवेचकों को बुलाकर उनसे विवेचना के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर है क्षेत्राधिकारी, जिसे सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, जो DYSP रैंक का अधिकारी होता है। वो संबंधित थानों की जितने भी महिला संबंधी अपराध है उसकी बराबर मॉनिटरिंग करता है और उसमें देखता है कि इसमें समय से चार्जशीट लगे और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो। फिर उसके दूसरा स्तर है एडिशनल SP का स्तर। वो भी अपने समय समय पर जितने भी विवेचक, जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, उनको बराबर बुलाया जाता है और बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। उसके अलावा थर्ड स्तर है मेरा, हमारे द्वारा भी उनको हर वीकली उनको बुलाया जाता है, बराबर कोशिश की जाती है कि 60 दिवस के अंदर अंदर इसकी चार्जशीट लग जाए और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। तो महिला संबंधी अपराध में हमारे द्वारा जब अगला चरण है इसमें इनमें सजा दिलाना, जिसे आप ऑपरेशन कन्विक्शन आपने कहा मैम, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि महिला संबंधी अपराधी जो महिला संबंधी उन अपराधों को हम छांटते हैं जो जघन्य किस्म के अपराध हैं, जिसमें छोटी बच्चियों के साथ हो सकता है छेड़खानी हो, रेप हो या कोई गैंग रेप हो। तो इस तरह के अपराधों को छांट कर उनको प्रायोरिटी पे रखकर उसको हमारी एक मॉनिटरिंग सेल बनी हुई है। तो मॉनिटरिंग सेल के तहत इन चार्जशीटों को कोर्ट में दाखिल करवाया जाता है समय से और उन पर बराबर मॉनिटरिंग की जाती है कि इसमें बराबर गवाहियाँ हों, इसमें साक्ष्य संकलन की प्रॉपर कार्रवाई हो और समय से इसके अंदर जितने भी जिसमें गवाह हैं उनके बयान हो और इसमें जल्दी से जल्दी इसमें सजा हो। अभी वर्तमान में हमारे ऑपरेशन कन्विक्शन जो महिला संबंधी अपराधों में करीब 80% के आसपास हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन है, यानी कि अगर 100 उसमें मामले चार्जशीट किए तो 80 मामलों में सजा हुई है। संदीप जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर बीते कुछ समय से काफ़ी बात हो रही है और ये हम भी जानते हैं कि आधी आबादी के बिना जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी, उसको मजबूत नहीं किया जा सकता, यानी आधी आबादी की भी हिस्सेदारी उतनी ही है। लेकिन जो महिला वर्कफोर्स है वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे, घर से बाहर निकले, तो क्या अगर इस ज़िले की बात करें, यहाँ की महिलाएँ खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? देखिए मैम, किसी भी देश का विकास सिर्फ पुरुषों के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष तो उस आबादी का आधा हिस्सा है, उस आबादी का आधा हिस्सा महिलाएं होती है। उसके बिना इस देश का विकास, किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। जो भी देश विकसित हुए वो अपने पूरे महिलाओं को आकर लेकर चले हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अनोखी पहल की है और हमें भी फ्री हैंड दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि महिला सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और इसमें 0 टॉलरेंस आप अपनाएं। तो इसमें महिलाओं के अपने कार्यस्थल पे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा बराबर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट हैं जहाँ पे महिलाएं काम करने के लिए जाती है, स्कूल में जाती हैं, उसके अलावा जितने भी अपने उनके कोई प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ जाती है, गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, तो आसपास हमारे द्वारा जितने भी है बराबर वहाँ पे पुलिस का प्रॉपर मूवमेंट रहता है। उसके अलावा हमारी 112 की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। बराबर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमारी सघन तलाशी अभियान, चेकिंग अभियान बराबर चलते रहते हैं। उसके अलावा जितने भी भीड़ भाड़ वाले तिराहे चौराहे हैं वहाँ पर हमारी पिकेट लगी होती है, बराबर चेकिंग चल रही होती है। और उसके अलावा हमारे एंटी रोमियो टीम बनाई गई है। एंटी रोमियो टीम का कार्य यही है कि वो सभी स्कूलों में, विद्यालयों में जाए, बच्चियों के साथ मीटिंग करे और उन्हें कोई दिक्कत है वहाँ पे तो उसकी समस्या का समाधान करवाए। उसके अलावा स्कूल के आसपास, विद्यालयों, महाविद्यालयों के आसपास सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं। अगर कोई मनचला व्यक्ति किसी बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको पकड़ के उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
संदीप जी, जनता और पुलिस के बीच में भरोसे का रिश्ता हो, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो फर्स्ट लाइन के आपके लोग हैं, कांस्टेबल्स की बात कर लें, सिपाहियों की, या फिर इंस्पेक्टर्स की बात कर लें, उनकी जो डीलिंग है पब्लिक से वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन तक ही बात नहीं सही तरीके से पहुंचेगी या वो नहीं सुनेंगे तो जनता भी पुलिस के पास जाने से डरेगी। अब इसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, पुलिस की जो बेसिक यूनिट है वो बीट है, और बीट पे हमारा जो तैनात है वो हमारा कांस्टेबल है, जिसे बीपीओ भी बोलते हैं हम। तो उसका पहले जनता से सीधा वास्ता पड़ता है। तो हमारे यहाँ बराबर बीच बीच में, और हमारे एसएचओ के द्वारा, हमारे सीओ के द्वारा, हमारे एडिशनल एसपी के द्वारा बराबर हमारे पुलिस कर्मियों को बराबर सेंसिटाइज किया जाता है, और हमारे द्वारा भी बराबर उनको सेंसिटाइज किया जाता है कि पब्लिक के साथ शालीनता के साथ व्यवहार करें। जो जनता अपनी बात रखने आ रही है उसकी बात को अच्छे से सुने, और उस जनता की समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से करें। इसके लिए हमारे द्वारा बराबर कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम, बहू बेटी सम्मेलन का प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमारे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोगों, आम जनता के बीच में जो पुलिस के प्रति जो नकारात्मक धारणा बनी हुई है वो दूर हो, और जो सारी पूर्व धारणाएं दूर हों। इसके लिए बराबर पब्लिक के बीच में जाकर हमारे द्वारा प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी उनको अवेयर किया जाता है क्राइम के प्रति। इसके अलावा पब्लिक के बीच में साइबर क्राइम के प्रति भी अवेयरनेस करके उनके बीच में एक विश्वास बहाली का प्रोग्राम किया जाता है। साथ ही हमारे द्वारा बराबर पुलिसकर्मी गांव-गांव जाकर, अभी बीच में हमने सर्दियों पे एक अभियान चलाया था, अलाव पर चर्चा। अलाव पर चर्चा का उद्देश्य ये था कि सर्दियों में लोग जल्दी सो जाते हैं और घर के अंदर सो जाते, बाहर कोई रहता नहीं है, तो कई बार चोरी की संभावनाएं रहती है। तो पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरी ख़त्म करने के लिए वो हमने प्रोग्राम का आयोजन शुरू किया। इसका हमें बहुत फ़ायदा मिला। पहले सर्दियों में बहुत चोरियां हुआ करती थी, लेकिन वो चोरी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई सर्दियों के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच में पार्टनरशिप का ही परिणाम था। तो ये विश्वास बहाली का प्रोग्राम है, उसको हमने, जो आपने बताया फर्स्ट लाइन, उन कांस्टेबल को हमने उसको आगे किया, और बराबर हमारे द्वारा कांस्टेबल के द्वारा गांव के ग्राम प्रधान हैं, पूर्व ग्राम प्रधान हैं, उसके अलावा वहाँ के कोटेदार हैं, वहाँ के जितने भी सम्रान व्यक्ति है, वहाँ पे ग्राम सुरक्षा समितियाँ बनाई गई है, उनके साथ बराबर मीटिंग करते हैं ताकि पब्लिक और पुलिस के बीच में गैप कम हो। सर, एक और बड़ी समस्या है कि जो मामले होते हैं उनकी जांच में देरी होती है। कहते हैं जस्टिस डिनाइड, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी मामले पहुंच रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसमें देरी इतनी हो रही है कि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन तमाम मामलों में कार्रवाई सही समय पर हो जाए, जांच सही तरीके से हो सके, ताकि जो भी लोग सफरर्स हैं, विक्टिम्स हैं, उनको न्याय मिल सके। इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैम, मैंने पहले बताया आपको, जैसे हमारे यहाँ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, पहले तो कोई प्रार्थना पत्र आया। प्रार्थना पत्र में कई बार कुछ क्राइम ऐसे होते हैं कि उसमें जांच करने में एक समय लगता है। उसको तुरंत अगर हम उस पर कार्रवाई कर दे, हो सकता है कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो हम उस प्रार्थना पत्र के द्वारा कोशिश करते हैं कि कम से कम 5 दिन के अंदर उसकी जांच हो जाए। उसमें प्रार्थना पत्र में जल्दी से जल्दी जांच करवा के गुणवत्तापूर्वक, अगर उसमें अपराध बनता है तो उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाता है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि इस विवेचना, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका त्वरित गति से निस्तारण हो। तो उसमें साक्ष्य संकलन करने के लिए एक समय लगता है, जो एक समय सीमा है। अभी बीएनएस के अंदर समय सीमा निर्धारित की है, 60 दिवस की कुछ विवेचना है, कुछ 90 दिवस की विवेचना है, गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया। कुछ अपराध 60 दिवस, गवर्नमेंट का कहना है कि 60 दिवस के अंदर अंदर इनकी चार्जशीट या एफआर कोर्ट में दाखिल हो जाए, और कुछ विवेचनाएं ऐसी है जिनका 90 दिवस के अंदर अंदर हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि ये टाइम के ऊपर ना जा पाए। कुछ मामले, कई बार विवेचनाएं, उनमें कई बार ज़्यादा समय लगता है। इसकी वजह ये होती है कि कई बार जो पीड़ित पक्ष होता है, मुकदमा दर्ज कराने के बाद काम धंधे के सिलसिले में कहीं बाहर प्रदेश में चला जाता है, तो उसके बयान नोट करने में काफ़ी समय लग जाता है। कई बार जो व्यवहारिक समस्या है, कई बार जो अपराधी होता है वो इतना शातिर होता है कि अपनी जगह बहुत तेज़ी से चेंज करता है, और कई बार यहाँ पर मैंने बताया आपको, नेपाल बॉर्डर भी हमारे नज़दीक लगती है, तो कई बार अपराधी अपराध करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चले जाते हैं।
तो उनको वहाँ से लाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कुछ विवेचनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें अपराधी को गिरफ्तार करके ही उसमें चार्जशीट लगाई जा सकती है। तो इस तरह की विवेचनाएं में जो व्यावहारिक रूप से कई बार समय लग जाता है, लेकिन जनरली ज़्यादातर विवेचनाएं हमारी करीब अराउंड 98% तक विवेचनाएं हमारी समयबद्ध दाखिल होती है, समयबद्ध उस पर कार्रवाई होती है, और हमारे द्वारा प्रयास होता है और हमारी एक मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग होती है न्यायालय के साथ, जिसमें मैं, डीएम साहब और डिस्ट्रिक्ट जज साहब और उनके अदर जजेस होते हैं। तो उसमें हमारे बीच में यही कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है कि हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी चार्जशीट दाखिल हो रही है उसमें समयबद्ध उसमें सजा हो, और उनमें जो भी इशू होते हैं तो उन विषयों पर बात की जाती है। सर, संत कबीर नगर एक संवेदनशील जिला माना जाता है और अभी कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, और हम सभी जानते हैं कि कई असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ ना कुछ बवाल करने की मंशा से ही उसमें शामिल होते हैं। अब इसको लेकर क्या तैयारी है कावड़ यात्रा को लेकर? देखिए मैम, कावड़ त्यौहार काफ़ी श्रद्धा से जुड़ा हुआ त्यौहार है, और एक दिन का त्यौहार नहीं, करीब 1 महीने चलता है श्रावण मास के अंतर्गत। इसमें बहुत सारे श्रद्धालुगण नदियों के घाट पे जाते हैं, जल भरते हैं, और वहाँ से जल भर के मंदिर जाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाकर फिर घर लौटते हैं। इसमें कुछ लोग अकेले जल चढ़ाने जाते हैं, कुछ जत्थे में जाते हैं। तो उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। इसी के तहत हमारे द्वारा पहले स्तर पर प्रयास किया गया। अभी जो कावड़ आने वाला है उसके लिए हमें प्रत्येक थाने पर पीस कमेटी की मीटिंग करवाई गई, जिस पीस कमेटी के अंतर्गत सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के जो भी धर्मगुरु हैं उनको बुलाया जाता है। उसके अलावा जितने भी उस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक हैं उनको बुलाया जाता है। साथ ही जो पुलिस मित्र हैं, जो पुलिस के लिए हमेशा मददगार होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है। ग्राम प्रधानों को भी बुलाया जाता है, नए युवाओं को भी बुलाया जाता है, और उनको शासन की मंशा से भी अवगत कराया जाता है। उनको बताया भी जाता है कि भाई आपको ये त्यौहार शांतिपूर्वक बनाना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होती हो। और उनको ये भी बताया जाता है कि कोई भी इस तरह जो अक्सर कई प्रोग्राम में डीजे वगैरह जाते हैं तो उसकी आवाज़ को कम रखना है, कोई भी ऐसा गाना नहीं बजाना जिससे दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। ये तो हमारा प्रथम चरण है, पीस कमेटी की मीटिंग जो थाने स्तर पर होती है। उसके अलावा क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी होती है, एसडीएम के स्तर पर भी होती है। उसको सारे प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी विभागों के कर्मचारीगण वहाँ उपस्थित होते हैं। उसके अलावा पूरे जनपद के जितने भी सम्राट नागरिक हैं उन सबको बुलाया जाता है और उनको आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराया जाता है। ये तो था हमारा थ्योरेटिकल। इसके अलावा प्रैक्टिकल चीज़ें मैम, जैसे कि अगर किसी कावड़ मार्ग में कोई मतलब रोड पे गड्ढा है तो उसमें संबंधित विभाग से पत्राचार करके उसको रोड के गड्ढों को सही करवाया जाता है। जैसे रोड के किनारे खंभे हैं, लोहे के खंभे हैं जिनमें बिजली का करंट आ सकता है बारिश के दिनों के अंदर, तो उसमें बराबर समय रहते पॉलीथीन वगैरह लगवाई जाती है। इसके अलावा कोई ट्रांसफार्मर खुला है रोड के किनारे तो उसके समय पे बैरिकेडिंग की जाती है। उसके अलावा जैसे रास्ते के अंदर प्रकाश की व्यवस्था नहीं तो प्रकाश की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाती है। साथ ही नदियों के घाट पर जहाँ जल भरा जाता है, कई जगह नदियों पे घाट बने हुए हैं, कई जगह नहीं बने हुए, तो वहाँ पे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बराबर बैरिकेडिंग की जाती है, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, गोताखोरों की व्यवस्था की जाती है, फ्लड पीएसी या एसडीआरएफ की व्यवस्था की जाती है इमरजेंसी के लिए। साथ में पीए सिस्टम लगाया जाता है, खोया पाया केंद्र वहाँ पे स्थापित किया जाता है। महिलाओं के कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पे उनके लिए एनक्लोजर्स बनाए जाते हैं, और रूट में भी उनके साथ कोई दिक्कत ना हो बराबर पुलिस की तैनाती की जाती है। घाटों पर भी रूट में भी 112 की तैनाती की जाती है जो हमारी पीआरवी है, और रस्तों उस पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कमांड एंड कंट्रोल रूम से किया जाता है। और मंदिरों पर भी हमारे द्वारा कोशिश होती है कि क्राउड मैनेजमेंट, किसी भी श्रद्धालुगण को कोई दिक्कत ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, उसके लिए पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पर उपस्थित रहता है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। 24/7 उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि ये तो लगातार कावड़ का प्रोग्राम लगातार चलता रहता है। इसमें श्रद्धालुगण लगातार जल भरकर मंदिर आते रहते हैं, तो 24/7 एक महीने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। साथ में वहाँ पे मंदिरों पे साफ सफाई और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई और अन्य दिक्कत ना हो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। और अभी भी हमारे द्वारा लगातार, मेरे और डीएम साहब के द्वारा लगातार इस पे बराबर हमारे स्तर से भी कई मीटिंग हो चुकी है।
और उसके अलावा लगातार हमारे द्वारा भ्रमण किया जाता है अधिकारियों के द्वारा भी कि भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, उस कमी को समय रहते पूरा कर लिया जाए और कोई पुराना विवाद होता है उसे समय रहते हुए सुलझा लिया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जिले की विकास की जब बात होती है तो तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे आकार देना है, कैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़िले के लोगों तक पहुंचानी है, इसकी जो तमाम कार्यशैली कह सकते हैं या जो कार्य हैं वो उसकी जिम्मेदारी होती है ज़िले के मुख्य जो विकास अधिकारी होते हैं उन पर। तो अब इसी सिलसिले में मैं मंच पर जो हमारे अगले अतिथि हैं उनको बुलाना चाहूँगी। संत कबीर नगर के मुख्य विकास अधिकारी श्री जयकेश त्रिपाठी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। धन्यवाद दीप्ति जी, थैंक यू सर। आपको, आपकी टीम को संत कबीर नगर की इस पवित्र पावन भू मगार पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे सामने जो देवी और सज्जन भाई बहन बैठे हुए हैं, समस्त अधिकारियों का भी स्वागत है। दूरदर्शन ने आज संत कबीर नगर को प्रसारित करने का काम किया है, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संत कबीर नगर जो है वो लगातार कृषि प्रधान जिला रहा है और ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर इस समय जिले में किस तरीके की जो प्राथमिकताएं हैं वो यहाँ के प्रशासन की हैं? सबसे बड़ी प्राथमिकता है कृषक भाइयों को समय से खाद, बीज, पानी उपलब्ध हो, नवीनतम कृषि तकनीक जो है उनको उसकी जानकारी हो, जिसके माध्यम से वो तकनीकों का प्रयोग करके समय से खाद, बीज और पानी अगर उनको मिलता है तो मेरा ये मानना है कि अगर समय से मिले तो 15 से 20% उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खाद, बीज और पानी उनको समय से मिले। हमारे यहाँ 108 सहकारी समितियों के माध्यम से 511 निजी उर्वरक केंद्रों के माध्यम से खाद का वितरण कराया जा रहा है। साथ ही 9 राजकीय बीज भंडार हैं, लगभग 2 सहकारी बीज भंडार हैं, 511 ही के लगभग निजी बीज केंद्र हैं जो प्राइवेट लोगों को अपना खोल के लाइसेंस प्राप्त किए हैं। उसके माध्यम से बीज का वितरण किया जा रहा है। बीज वितरण करने का जो अनुदानित बीज आता है वो पोर्टल के माध्यम से डीएम सर की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को ई लॉटरी के माध्यम से उनको बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बीज की कोई कमी नहीं, बीज पर्याप्त मात्रा में जो लक्ष्य है वो आ चुका है, उसका वितरण भी लगभग हो गया है इस सीजन में। और सिंचाई के लिए हमारे यहाँ लगभग 5 शाखा प्रणालियाँ हैं नहर की, जिसकी 67 माइनरें हैं। रोस्टर के अनुसार पानी आए, इस माइनर में टेल तक पहुँचे, ये हम लोगों का उद्देश्य होता है। साथ ही 541 राजकीय नलकूप इस समय क्रियाशील हैं और चालू भी हालत में वो बराबर 18 घंटे से अधिक बिजली मिल रही है, वो संचालित हैं। लगभग 54,000 से अधिक निजी नलकूप हैं, जिससे सिंचाई की कोई भी असुविधा इस जनपद में नहीं है। सर, पूर्वांचल में अक्सर देखा जाता है कि किसान जो हैं वो धान और गेहूं के अलावा दूसरी फसल लगाने से हिचकिचाते हैं। अब हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, मशरूम, मछली पालन, डेयरी को साइड बिजनेस बनाकर किसान जो है अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। क्या इसको विकसित करने का भी कोई जो रोड मैप है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है? हाँ दीप्ति जी, धान और गेहूं तो मुख्य फसल यहाँ का है ही, क्योंकि घाघरा और राप्ती नदी के बीच का ये दोआबा क्षेत्र है, तो धान और गेहूं की पैदावार अधिक होती है। लेकिन अब यहाँ के किसान इसके अतिरिक्त भी आलू हुआ, गन्ना हुआ, केला हुआ, लहसुन है, प्याज है, हल्दी है, मक्का है। इसके अलावा हमारे कृषक तो अब स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट का भी उत्पादन करने लगे हैं। साथ ही अगर मत्स्य पालन पे जाएं तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, इसमें भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। डेयरी में जाएं तो 68 हमारी डेयरी समितियां बन गई हैं, जिसमें 18 संचालित हैं। साथ ही नंदनी कृषक समृद्धि योजना हो या मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना हो,
इससे लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 50% अनुदान होता है, लगभग 62 लाख तक अनुदान मिल सकता है जो स्थापित करते हैं। इसी तरीके से और तमाम कैश क्रॉप की योजनाएं हैं जो संचालित हैं। मधुमक्खी पालन भी है, 30 से अधिक किसान मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन में भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और पैदावार बढ़ा रहे हैं। सर, अगर संत कबीर नगर की बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ये गिना जाता है। नाथनगर हो, बेलहर हो, मेहंदावल हो या फिर बघौली, इन क्षेत्रों में बाढ़ एक बड़ी दिक्कत के तौर पर देखा जाता है। अब इस साल संभावित बाढ़ से निपटने को लेकर क्या तैयारी है इस जिले की? बाढ़ के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग तीनों तहसील मिलाकर 140 राजस्व गांव हैं जो बाढ़ एरिया में आते हैं, बाढ़ से ग्रस्त होते हैं समय समय में। हालांकि अभी इस समय बाढ़ नहीं आई हुई है, लेकिन 140 गत वर्षों में 140 राजस्व ग्राम में प्रभावित होते रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेडिकल टीम सब जगह लगा दी गई है। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती माताओं की सूचीबद्ध किया जा चुका है। खाद्य एवं रसद विभाग की तैयारी पूरी है। पशुपालन की हरा चारा टीकाकरण से संबंधित टेंडर दिया जा चुका है। हमारी जो 38 नावें जिला प्रशासन द्वारा जो है रिजर्व आरक्षित कर ली गई हैं। साथ में 14 बाढ़ चौकियाँ, 9 राहत केंद्र और 11 राहत शिविर का प्रबंध कर लिया गया है। 9 ब्लॉक में जो खंड विकास अधिकारी हैं उनको सेक्टर ऑफिसर, साथ में तीनों तहसील के लिए 3 जोन, जिसमें एक में पीडी साहब हैं, एक में डीडीओ साहब हैं, एक में डीएसओ साहब। यानी कहने का मतलब है कि बाढ़ आने की संभावना के दृष्टिगत जनपद संत कबीर नगर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर, संत कबीर नगर में आपकी जो पहचान है वो सरप्राइज इंस्पेक्शन की बन गई है। आप बिना बताए ब्लॉक में पहुंचते हैं, वहां पर योजनाओं और जो रिकॉर्ड है उनकी जांच भी करते हैं। अब आपने अभी बघौली ब्लॉक में इसी तरह की छापेमारी भी की है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये जो औचक निरीक्षण करते हैं, छापेमारी करते हैं, इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है क्या? इसका असर तो जनता बताएगी कि असर होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है, छापेमारी न कह के लोगों को कार्य संस्कृति और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। साथ में उनको जहां पिछड़े हुए हैं, जिस पैटर्न पे काम होना चाहिए उस काम में समय समय उपस्थिति हो, या अभिलेखों का रखरखाव हो, किसी वर्क का हो, वर्क में कोई अनियमितता हो रही है तो उसके विषय में जानकारी देना। इन तमाम बातों से उनको जानकारी दी जाती है, जिससे एक विकास खंड में जाइए तो दूसरे विकास खंड में भी उसका प्रभाव पड़ता है। साथ में आम नागरिकों की जन समस्याओं का निस्तारण, अगर कार्यालय में सभी कर्मचारी सब समय उपस्थित होंगे तो उनका निस्तारण समय से होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। उनको बार बार किसी भी, चाहे विकासखंड हो चाहे जनपद हो, बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सर, आपने सड़कों को लेकर बहुत काम किया है। जहां भी आप रहे हैं ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है वो बेहतर की है आपने। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस प्रयास के लिए आप सभी तालियां बजाएं अपने मुख्य विकास अधिकारी के लिए। सर, अब सवाल ये है कि ज़िले में दिक्कत ये आती है कि रोड बनती है लेकिन फिर टूट जाती है बरसात में, और ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा देखी है। क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके की जो मॉनिटरिंग है उससे करने की ज़रूरत है, अगर हम इस ज़िले की बात करें तो? ये सही है कि जो कुछ सड़कें बारिश के समय डिस्टर्ब हो जाती हैं, टूट जाती है, शिकायत भी प्राप्त होती है। मुख्यतः 3 प्रकार की सड़कें, 4 प्रकार की कह लें, खड़ंजा लेके तो एक कोलतार वाली है जो काली आप देखते हैं पिच रोड है, एक सीसी मार्ग है, एक इंटरलॉकिंग है, खड़ंजा है। सीसी मार्ग या इंटरलॉकिंग या खड़ंजा में उतनी दिक्कत नहीं आती है और टूटती नहीं, एक बार लग गया अच्छे से तो काफ़ी दिन तक चलती है। लेकिन कोलतार के साथ यानी बिटुमेन के साथ जो सड़कें बनती हैं, अगर कहीं जल जमाव हुआ तो बारिश में उसका टूटना संभव है। अक्सर वो टूट जाती हैं। यद्यपि उसका अब जो व्यवस्था हो रही है कि जो आबादी एरिया है जहाँ पानी लगने की संभावना है, या तो वहाँ सीसी रोड बनाया जाता है दोनों तरफ ड्रेन के साथ, या इंटरलॉकिंग लगाई जाती है दोनों तरफ ड्रेन के साथ। ये पैटर्न विभागों, हर कार्यदायी संस्था ने चेंज कर लिया है, चाहे PWD हो चाहे RED हो, कि आबादी भाग में सीसी मार्ग का निर्माण कराया जाए और साथ में दोनों तरफ ड्रेन। रही
क्वालिटी मॉनिटरिंग की तो हर विभाग में अपनी आंतरिक अनुश्रवण व्यवस्था है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था है। किसी भी परियोजना में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा औचक रूप से हर कार्य के लिए एक नोडल अधिकारी लगाकर उस कमियों को चिन्हित किया जाता है, जांच कराई जाती है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई भी होती है, सुधार भी होता है। सर, मनरेगा के तहत गांव में तालाब, चक्रोट, अमृत सरोवर जैसे जो काम है वो लगातार हो रहे हैं। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को क्या ग्राउंड जीरो पर जो लाभ है वो मिल रहा है? क्या जो इसका फायदा है वो गांव के लोगों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल, हर गांव में पहुंच रहा है, एक एक गली में पहुंचा है। हालांकि हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना में परिवर्तित हो गई है। लेकिन अभी हम मनरेगा की बात करेंगे। हर गांव में आवागमन का साधन, चाहे खड़ंजा हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे सीसी रोड है, उसमें मनरेगा की भूमिका रहा है और इससे आवागमन सुगम हुआ है। साथ ही नाली बनी है, नाली से पानी की निकास की काफ़ी हद तक समस्या दूर हुई है, सिंचाई की सुविधा बढ़ी है खेतों में। साथ में 13,000 पिछले 4 वर्षों में 13,000 से अधिक व्यक्तिगत लाभार्थ की परियोजनाओं का क्रियान्वित किया गया है, जिसमें पशु शेड है, खेत तालाब है और कृषकों के भूमि सुधार से संबंधित मेड़बंदी कार्य है। 172 खेल के मैदान इस जनपद में बनाए गए हैं, 36 अन्नपूर्णा भवन बनाए गए हैं, 75 से अधिक पंचायत भवन, 150 से अधिक प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री वाल और लगभग 665 सामुदायिक शौचालय में नरेगा ने श्रम का यानी कि मजदूरी का अपनी सहभागिता अदा की है। साथ में 214 अमृत सरोवर 214 बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त तालाब भी पर्याप्त मात्रा में बने हैं। पिछले 2008 से जब से ये योजना संत कबीर नगर में चालू हुई है तो काफ़ी तालाब खोदे गए, अमृत सरोवर 214 बने हैं। इससे क्या होता है कि जल संरक्षण, जल संचयन की क्षमता में वृद्धि होती है। हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसकी समस्या को दूर करने के लिए तालाब का गहरीकरण या तालाब खुदाई, तालाब की सफाई आवश्यक है। अमृत सरोवर से गांव के नज़दीक एक पिकनिक स्पॉट टाइप का विकसित हो चुका है। ये सारी लाभ जो है मनरेगा से ही गांव को मिला हुआ है। लोग बैठे हुए हैं जो गांव से संबंधित होंगे वो जानते होंगे। इन सब साथ में मजदूरी जो मजदूरों को मिली है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इससे यही मनरेगा का लाभ है। यही लाभ पहले मनरेगा में 261 कार्य अनुमन्य था, अब विकसित भारत जी राम जी में 316 प्रकार के काम अनुमन्य हुए हैं। सर, जल भराव जो है वो बड़ी दिक्कत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कई गांवों में नालियां तो बनी हुई हैं लेकिन पानी की निकासी नहीं है। संत कबीर नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाके हैं जहाँ नालियाँ जाम हो जाती हैं और पानी जो है वो सड़क पर ही रह जाता है। अब इसकी असली दिक्कत क्या है? क्योंकि लोग हैं, सीवेज सिस्टम भी है और तमाम चीज़ें बावजूद इसके, और इसका उपाय क्या है सर? कई दिक्कतें हैं इसमें। ये सही है, गांव में जो है नालियाँ तो बनी है लेकिन उनका जो है प्रॉपर निकास जिस ढाल की तरफ होना चाहिए वो निकास नहीं होता है। एक कारण तो ये है और दूसरा कारण ये है कि लोग अनजाने में, चाहे जान के चाहे अनजाने में, कूड़ा करकट गोबर यानी घर का कचरा, अपने द्वार का कचरा नाली में बाहर के डाल देंगे। उससे नालियाँ जाम हो जाती है। निकास एक समस्या है, ये है। और तीसरा है लोगों की जो है सहभागिता इसमें कम की, यानी कि हम अपना इसमें कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। अब अगर उनके द्वार के सामने नाली है तो उसको साफ नहीं कराएंगे और सफाई कर्मी का इंतजार करेंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसके कारण जो है ये जाम हो जाता है। लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान देने का मतलब है कि ये SBM फेज 2 में लगभग संत कबीर नगर को इस वित्तीय वर्ष में 26-27 में 7 करोड़ 64 लाख की लिमिट, यही शोकपीठ हो, RRC सेंटर हो, SLW में अंतर ह्यूम पाइप पानी निकास के लिए व्यवस्था हो, ये लिमिट प्राप्त हुई है।
आशा है कि उसकी धनराशि का प्रत्येक ग्राम पंचायत सदुपयोग करते हुए अपना ड्रेनेज सिस्टम सील्ड चैम्बर के साथ या आरआरसी हो, शोकपीट हो या कंपोस्ट पीट हो, ये सब बनाने का काम करेंगे तो समस्या धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व होती जाएगी और ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी। सर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या NRLM के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता जो समूह हैं वो बने हैं। अब आपके ज़िले में महिलाओं के कितने स्वयं सहायता समूह हैं और क्या ये जो समूह है वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो चुके हैं? लगभग इस जनपद में अभी तक 9,465 स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं, सभी 9 ब्लॉक मिलाकर। इसमें से 5,162 ऐसे समूह हैं जिनको बैंक से लिंकेज कराकर और आर्थिक सहायता देकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया और बन भी गए हैं। लगभग सब अपना दीदियाँ अपना काम करती हैं और बढ़ चढ़कर किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। इसमें भी कुछ लोग आए हुए होंगे, आप अपने लिए ही ताली बना सकते हैं कि जो है कम से कम आप लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सर, ग्रामीण महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जिले की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण, पहली बात तो महिलाओं की भागीदारी, उनके मन में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान पैदा करना है, जिसका हमारे गृह विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत बहु बेटी सम्मेलन हो या अलाव सम्मेलन हो, उसके माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न विभाग हैं, जैसे प्रोबेशन विभाग है, बाल कल्याण विभाग है, ये योजनाओं के संबंध उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वरोजगार में स्वतः रोजगार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। लगभग इस जनपद में 2,87,000 परिवार हैं। अभी तक 1,16,000 के लगभग परिवार 9,465 समूहों में सम्मिलित हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं CRP ड्राइव के अभियान चलाकर 45 दिन का ड्राइव चला के उस समूह से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर बन सकें। और साथ में इनको स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड, CIF यानी सामुदायिक निवेश निधि और बैंक से लोन कराकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। विभिन्न योजनाओं में भी इनकी सहायता ली जा रही है, जैसे कोटेदार का काम हो, यानी कि ड्राई राशन वितरण पहले था, अब ये परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कोटेदार वाला काम अभी है इनके पास कहीं कुछ जगहों पर। विद्युत सखी का काम है, 92 महिलाएं विद्युत सखी का कार्य कर रही हैं, उनको कमीशन बेस है। बैंक सखी का काम कर रही हैं। हमारा सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है उसमें 665 में लगभग केयर टेकर के रूप में काम कर रही हैं। आजीविका सखी हैं, समूह सखी हैं, कृषि सखी हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से इनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है और इनके उत्पादों को विपणन के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से या जिले के सहयोग से कैंटीन, प्रेरणा कैंटीन बनाकर या शोरूम बनाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। सर, क्या इस जिले में ऐसा कोई मॉडल गांव विकसित किया जा रहा है जिसे पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जा सके? वैसे तो कई गांव हैं, लेकिन 1, 2, 3 गांव को हम नाम बताएंगे। विकासखंड कलीलाबाद में नहिया खुर्द, बेलहर कला में बभनी, सिमरियावा में चंगेरा मगेरा। जिसको भी देखना हो, जब भी देखना हो, जाके देख सकते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं जो हमारी योजनाओं से संबंधित है या नहीं भी संबंधित है, सारी योजनाएं वहाँ उपलब्ध हैं। आदर्श गांव के रूप में ये डेवलप हो चुका है और हम यहाँ के लोगों से अनुरोध भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, देखना चाहें तो चाहे नहिया खुर्द जाए, चाहे चंगेरा मगेरा जाए, चाहे बभनी जाए। और आपसे भी अनुरोध करते हैं समय निकाल कर कभी भी जी बिल्कुल इन तीनों गांव में कभी भी आके, हमारे वो प्रधान जी बैठे हुए हैं, देखना चाहें तो कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, जिला प्रशासन की बात करें तो तकनीक जैसे AI, GIS मैपिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग का इस्तेमाल कामों की निगरानी को लेकर किस तरीके से हो रहा है? AI का सबसे ज्वलंत परिणाम यह है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका सर्वे 2024 से चालू हुआ। लगभग 1,07,000 सर्वे हुआ। उसमें आधे से ज़्यादा
लोग स्वयं अपना सर्वे करके पोर्टल पे डाले। एआई ने अपने आप चेक करके जो गलत थे उनको स्वतः बाहर कर दिया। यानी कि अब हर क्षेत्र में एआई लागू हो रही है धीरे धीरे। पहला उदाहरण तो यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एआई ने आधा काम हम लोगों का अपने आप हल्का कर दिया। जो आधे बचे उसका सत्यापन गांव-गांव जाके कराया जा रहा है, आगे की कार्रवाई बढ़ रही है। अब रही जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैपिंग भी विकसित भारत जी राम जी योजना में एक एक वर्ग का जीआईएस मैपिंग से चिन्हांकन हो रहा है, जिससे डुप्लीकेसी दोहरावपन न होने पावे। चाहे राज्य वित्त की योजना हो या केंद्रीय वित्त की योजना, उसमें भी जीआईएस मैपिंग हो रही है। यानी कि योजनाओं में अब जीआईएस मैपिंग के आधार पर ही कार्य योजना बनेगी, उसी के आधार पर वर्क होगा, उसी के आधार पर भुगतान होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग, सारी योजनाएं डिजिटल पे हैं। चाहे जो योजना लीजिए, नरेगा, आवास, समाज कल्याण, कृषि विभाग की, पशुपालन की, मत्स्य पालन की, यानी कि सारी योजनाएं ऑनलाइन है। ऑनलाइन से फायदा क्या होता है कि हम अपना डैशबोर्ड खोलें, उसके खोलने से जहां लाइकनेस है, जहां शिथिलता है, उस क्षेत्र में जाके उनकी मीटिंग बुला के उसको सही से क्रियान्वित कराना, यही हम लोगों का उद्देश्य होता है। सर, ग्रामीण इलाकों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बेहद ज़रूरी है और आंगनबाड़ी केंद्रों का सही होना ग्रामीण इलाकों के लिए ज़रूरी है। ज़िले में आंगनबाड़ी केंद्रों की बात करें तो वास्तविक स्थिति अभी क्या है और कितने केंद्र अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं और कितने जो हैं वो या तो किराए पर या फिर दूसरी बिल्डिंग में चल रहे हैं? जनपद में 1765 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसमें से 641 केंद्र जो है स्वयं आंगनबाड़ी के स्वयं अपने के भवन बन चुके हैं। शेष 1124 प्राथमिक विद्यालय परिसर में या तो जूनियर हाई स्कूल का कोई कमरा है, वहाँ जो है संचालित हैं। 24 अभी निर्माणाधीन है, जो जल्दी से जल्दी इसी एक आध 2 महीने में पूर्ण होकर उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि 84 प्रथम चरण में 84 आंगनबाड़ी केंद्र, 18 हमारे मानक बिंदु हैं, जिसमें 84 को वहाँ लगभग 18 बिंदु पे संतृप्त किया जा चुका है। 114 आंगनबाड़ी केंद्र, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ आरओ है, साथ में एलईडी टीवी है, बाला पेंटिंग की गई है, साथ में बच्चों को खेलने के लिए फार्म मैट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही आंगनबाड़ियों को 1804 ये आपका मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल प्राप्त हुआ, सभी को दे दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। सर, एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि साफ सफाई और इकोनॉमी का जो रिश्ता है वो बेहद गहरा है। अब ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो उस पर लगातार जो काम है वो हो रहा है सच, लेकिन ये भी है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो सड़क पे कूड़ा फेंकने में संकोच नहीं करते हैं। नतीजा लगभग हर सड़क पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। अब इसको लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल ये सही है कि लोग नहीं संकोच करने, न आने वाले, न जाने वाले, न गांव में रहने वाले, न दुकानदार, कोई भी संकोच नहीं करता। जहां पाया, दोना पाया, पन्नी पाया, फाड़ा और फेंका। अब उसका क्या परिणाम होता है आगे चल के सभी को पता है कि नालियां जाम होती है। साफ सफाई और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर साफ सफाई, स्वच्छता रहेगी तो विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित हो या कीटाणु जनित है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से राहत मिलेगी। आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब 2017 में उनके द्वारा शपथ ली गई, उसके बाद एक कार्यक्रम उनके द्वारा ही बनाया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है, संचारी रोग अभियान या दस्तक अभियान। उसका परिणाम ये हुआ कि आज जनपद संत कबीर नगर में बैक्टीरिया जनित या विषाणु जनित जो बीमारियां हैं उसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, लगभग 0 हो गई है। उसका फायदा ये होता है कि अगर जो है साफ सफाई रहेगी, चाहे गांव हो, चाहे बाजार हो, चाहे चौराहा है, तो उससे जो बीमारियां हैं वो नहीं होगी ग्रामीणों को।
उसका जो बचत होता है, पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो कोई मुकदमा ले लो या घर में कोई बीमार हो जाए तो सारा पैसा उसी में चला जाता है। तो बीमार होने का सीधा सा संबंध साफ सफाई से है और साफ सफाई होते ही रहेगी तो जो है बीमारियां, कुछ बीमारियां, संक्रामक बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। सर, सरकार जो है वो योजनाएं बनाती है और उसे लागू करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये लागू हो जाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक पहुँचें, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? बिल्कुल, जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी होने के नाते मेरी है। विभिन्न विभागों के सहयोग से जो भी योजनाएं आती हैं उनका प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार के साथ उसकी मानक, क्या मानक है, किस आधार पे लोग पात्र होंगे अपात्र होंगे, इसका प्रचार प्रसार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, दीवार लेखन हो, इसके माध्यम से करना, होर्डिंग लगाना, साथ में ग्राम सभा की बैठक हो, विभिन्न गोष्ठियां हो, विभिन्न मेले हों, वहाँ प्रदर्शनी लगाना इत्यादि माध्यम से उनका चयन किया जाता है और कोशिश यही किया जाता है कि कोई अपात्र न जुड़ने पावे, जो पात्र है वो छूटने न पावे। सर, आवास, शौचालय और सड़क, इन 4 योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो किस योजना से आती है और आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं? शिकायतें जो होती है ज़्यादातर जो व्यक्तिगत लाभ की योजना होती है, शिकायतें उसी की ज़्यादा आती हैं, चाहे आवास की हो और चाहे शौचालय की हो। जो भी शिकायतें आती हैं उसका प्रॉपर उचित ढंग से संबंधित, चाहे खंड विकास अधिकारी हमारे हों, चाहे जनपद स्तरीय अधिकारी हो, उनके माध्यम से जांच कराकर जो पात्र होता है उसको लाभान्वित कराया जाता है। किसी भी योजना में, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे जो योजना है, उनको प्रचार प्रसार करते हुए ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से उनको चयन करा के आगे कार्रवाई की जाती है। सर, एक और सवाल मेरा, संत कबीर नगर में किन किन इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है जब हम बीते 1 या 2 सालों की बात करते हैं? तो 3-4 इंडिकेटर हैं हमारे अच्छे हुए हैं। एक तो हम मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में हमेशा 12 महीने टॉप पे रहे हैं। टॉप 5 में जनपद संत कबीर नगर का नाम रहा है। साथ में इस जनपद में स्कूलों में बालक और बालिकाओं के शौचालय से संबंधित जो सुविधा है उस पे पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। साथ ही स्वास्थ्य एवं पोषण, जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है या ICDS से संबंधित है, हमारी रैंकिंग पूरे उत्तर प्रदेश पे 6ठे नंबर पे है। अब पशुओं का टीकाकरण, इस साल वाला तो लक्ष्य अभी आया है, वो लगना चालू हुआ, लेकिन पिछले वर्ष तक इसमें भी पूरा संत कबीर नगर नंबर 1 पे रहा है। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि संत कबीर नगर की सबसे बड़ी जो 3 चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं? पात्रों को उनका हक उनके पास तक पहुंचाना पहली चुनौती है। दूसरा, जो यहाँ विकास की तमाम परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको निर्धारित समय में समय से पूर्ण कराना। चौथा, अपने कर्मचारियों का साथ में समस्त हमारी जनता जनार्दन है उनके कार्य संस्कृति और व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाना या विकास करना। बहुत बहुत धन्यवाद जयगेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुनः एक बार आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जब भी हम किसी ज़िले के विकास की बात करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ का जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी बेहतर हो, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही विकास में अपनी जो भागीदारी है वो दे सकता है। और इसी क्रम में अब मंच पर जो हमारे अगले मेहमान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी। संत कबीर नगर के CMO डॉक्टर रामानुज कनौजिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, कबीर नगरी में हम ट्रिलियन ट्रैकर कर रहे हैं। खुद स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो कबीर दास जी ने कहा था कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य कहाँ तक औषधि करे कहाँ तक उपाय। मतलब चिंता स्वास्थ्य और जीवन दोनों को खा जाती है और इसकी दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि संत कबीर नगर की जो जनता है, स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता उसे तो नहीं खाई जा रही है, दुरुस्त है या नहीं?
कबीरदास जी ने जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पे ज़्यादा जोर दिया है। और जो आजकल की आवश्यकता हो गई है कि हर आदमी मानसिक रूप से किसी न किसी रूप से परेशान रहता है, तो इसलिए अब और भी कई श्लोकों में उन्होंने जो है मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया है। तो यहाँ पे इसको लेके हमारे यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के तो प्रोग्राम बहुत पहले से चलते थे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं एनसीडी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत इंटर कॉलेज में जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी अलग अलग काउंसलिंग करते हैं। और उस कॉलेज में एक जो है लड़की को मन परी और जो है उसको जो है लड़के को जो है मन दोस्त करके बना दिया जाता है। तो जो आपस में कुछ उनकी प्रॉब्लम रहती हैं जो टीनेजर्स की, तो लड़कियां अपना जो है लड़की से शेयर करती हैं और लड़के जो होते हैं लड़के से शेयर करते हैं। तो उस तरीके से जो पहले इस तरीके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे, बहुत सारे बच्चे कुछ अपनी बात नहीं कर पाते थे, तो आपस में मिल के बात कर लेते हैं। इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। सर, अगर संत कबीर नगर की बात करें तो हम सुनते आए हैं कि यहाँ पर टीकाकरण जो है उसमें एक बड़ी कमी थी, लेकिन अब जो बच्चों का टीकाकरण है उसको लेकर स्थिति में क्या बदलाव आया है? टीकाकरण को लेके मैडम बहुत परिवर्तन आया है। पहले हम जो है केवल 6 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करते थे, अब हम 13 बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। और वो वैक्सीन्स जो पहले बहुत जो रिच पेरेंट्स होते थे या प्राइवेट में जाके लगवा पाते थे, वो सारी वैक्सीन्स हम लोग फ्री में लगा रहे हैं और उनको घर पे जाके लगवा रहे हैं। तो पहले हमारे पास क्या था कि पोलियो, बीसीजी, डीपीटी और मीजल्स, इन्हीं की वैक्सीन लगती थी, बस इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं थी। अब हम 13 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन्स दे रहे हैं, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है 0 डोज पे तो उनको पोलियो, बीसीजी और हेपेटाइटिस भी लगाते हैं। उसके बाद में पेंटावैक और हमारी जो वैक्सीन्स हैं, इस तरीके से काफ़ी महंगी महंगी वैक्सीन्स हैं, जिसमें से पीसीवी है एक वैक्सीन, पेंटावैक है, ये सारी वैक्सीन्स लगती हैं और फ्री ऑफ कास्ट लगती हैं और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब सेंटर पे ही उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर साहब, एक यूपी में ऐसा भी दौर देखा गया था और ख़ास तौर से पूर्वांचल की हम बात करें तो गोरखपुर और संत कबीर ने जैसे जो ज़िले हैं वहाँ पर जापानी बुखार एक महामारी के तौर पर था। जी जी, मैंने यहाँ से पीजी किया हुआ है बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जी 96, 97, 98 में। तो मैंने वो दौर देखा है और उस दौर में मैंने इलाज भी किया है बच्चों का। तो ये जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है बहुत विकराल रूप में थी, मतलब और बड़ा दुखद वो रहता था। और उसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा में लोग नौकी बीमारी के नाम से जानते थे और उसमें तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब 2021 में आखिरी डेथ हुई थी उससे और 2022 से लगाएगा तक कोई इंसेफेलाइटिस से डेथ नहीं हुई है। और ये इसका जो अभी जैसे सीडो साहब ने बताया कि इसका बढ़िया रिजल्ट इसलिए आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो इसका संचारी रोग नियंत्रण अभियान उन्होंने खुद डिज़ाइन किया और खुद बनाया। इसमें 13 विभाग मिल के एक साथ जो है कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। इसकी जो है अनुसरण और प्रदेश भी करते हैं जहाँ पे इंसेफेलाइटिस रहती है, जैसे कर्नाटक है, इंसेफेलाइटिक प्रभावित एरिया है, वो लोग भी करने की कोशिश किए, वहाँ भी रिजल्ट बढ़िया आया है। तो इसमें ये है कि हमारे यहाँ 2022 से कोई डेथ नहीं हुई है और जो पहले था कि मच्छर और पिग से ही फैलता है, उसका विश्लेषण से पता चला कि नहीं, और जो स्वच्छता नहीं रहती, अनहाइजीनिक कंडीशन से भी फैलता है। तो सारे विभाग के जब मिल के कार्य किए तो इसमें जैसे हाइजीन है, इसको इम्प्रूव कराया, जो मच्छर हैं, बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं, उनको इम्प्रूव कराया गया। पानी के बारे में सलाह दी गई कि आपको जो है हल्के नल से पानी नहीं पीना है, इंडिया मार्का 2 का पानी पीना है, अगर मजबूरी है तो उबाल के पीजिए। इन सब चीज़ों से जब कंट्रोल किया गया तब सारी ये बीमारियां कंट्रोल हुई। इंसेफेलाइटिस के साथ साथ और भी जो बैक्टीरिया जनित बीमारियां थीं वो भी कंट्रोल हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो एक समय था जब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, हालांकि उसमें एक बड़ा बदलाव भी आया। अब अगर संत कबीर नगर की बात करें सर, तो अभी क्या स्थिति है इसको लेकर? अभी मैडम बहुत बढ़िया हो गया, 141 है हमारे यहाँ मैटरनल मर्टिलिटी रेट। 2017 में ये 237 थी और इन्फेंट मर्टिलिटी रेट तो पहले 40 था और इस समय जो है 37, 36 के लगभग है। तो इसमें सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है।
और इसका सबसे जो हमारे विभाग की सबसे बेस वर्कर हैं हमारी आशा बहन जी लोग, उनका ज़्यादा सहयोग रहा है, उससे ज़्यादा इसमें सुधार आया है। सर, महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल। एक समय था जब ग्रामीण इलाकों में घर पर ही जो डिलीवरी है महिलाओं की वो हो जाया करती थी। उस समय मौतों के जो आंकड़े थे वो भी ज़्यादा थे, लेकिन अब अधिकतर इलाकों में अस्पताल में डिलीवरी के लिए लोग जा रहे हैं। अब अगर संत कबीर नगर की बात कर लें, चूंकि ग्रामीण इलाका है, इसीलिए यहाँ पर जो संस्थागत प्रसव है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि संस्थागत प्रसव से माँ और बच्चे दोनों के लिए वो सुरक्षित भी है और जान का खतरा जो है वो नाक के बराबर होता है। जी मैडम, ये पहले जो है 2017 में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6250 होम डिलीवरी हुई थी, बाकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई थी। अब इस समय हमारे यहाँ पिछले साल में 537 होम डिलीवरी रह गई हैं केवल। तो ये उपलब्धि है हमारी, जो जागरूकता रहा और जो सब सेंटर पे हमारे जैसे हैं, और हर 1000 पॉपुलेशन के लगभग हमारी आशा बहन जी बैठी हुई हैं। इनकी सबके मेहनत से ये हुआ कि अब धीरे धीरे ये होम डिलीवरी का ट्रेंड एकदम ख़त्म हो गया है। लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही कराते हैं, सरकारी में जो नहीं कराना चाहते वो प्राइवेट में करा लेते हैं, लेकिन कराते हुए इंस्टीट्यूशनल ही डिलीवरी हैं। सर, एक समय था जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हुआ करती थी, और ग्रामीण इलाके में तो अगर बात करी जाए ये बेहद कम थी, लेकिन अब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पे 30 साल के ऊपर के लोगों में भी ये देखा जा रहा है। संत कबीर नगर में क्या स्थिति है? जब आप आए थे तब क्या थी, और अभी की बात की जाए तो आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है इसकी प्रॉपर चेकिंग को लेकर? इसकी प्रॉपर चेकिंग को लेके पहले भी बीमारियां रहती थी मैडम, लेकिन पहले स्क्रीनिंग नहीं होती थी। अब इसलिए पता चल रही है कि अब हमारे CHO जो है और एनएम लोग मिलके उनकी स्क्रीनिंग करती हैं, उनका CBAC फॉर्म भरती हैं। तो जब स्क्रीनिंग होती है तो उनको पता चल जाता है अर्ली स्टेज में कि उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कोई अन्य बीमारी है। तो इसी वजह से लगता है कि अब बीमारी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन स्क्रीनिंग ना होने की वजह से पता नहीं चल पाती थी। अब स्क्रीनिंग की वजह से जो है पता चल जा रही हैं। और इस समय का ये है कि 4 लाख के लगभग हम इस साल जो है एबव 30 युवा लोगों का हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और उसमें से जो ज़रूरत होती है तो कुछ ऐसे हल्के फुल्की रहती हैं बीमारियां जो टेली कंसल्टेंसी से ही सही हो जाती हैं, और जो थोड़ा सा उनका हाइपरटेंसिव है या शुगर उसका थोड़ा ज़्यादा है तो उसको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो मेडिकल ऑफिसर के पास रेफ़र कर देती हैं हमारी CHO। सर, अगर आयुष्मान योजना की बात करें तो गरीबों, वंचितों और बुजुर्गों के लिए संजीवनी की तरह है ये योजना। जी मैडम। संत कबीर नगर की क्या स्थिति है? इस योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? इसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? ये इस योजना के तहत मैडम हमारे यहाँ 61,462 लोग जो है इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और 4,70,000 के लगभग जो है कार्ड बने हुए हैं हमारे यहाँ। उसमें से 61,462 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और इसके ट्रीटमेंट के सापेक्ष में 107 करोड़ रुपए सरकार ने पेमेंट किया है, जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज किए हैं। इसके लिए 54 हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ प्राइवेट में इम्पैनल हैं और 26 हॉस्पिटल गवर्नमेंट के इम्पैनल हैं। तो ये गरीब आदमियों को बड़ी आसानी से और सुगमता से उनको सुविधा मिल जा रही है। सर, एक बात हम सभी जानते हैं कि अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। सरकारी व्यवस्था में एक शिकायत ये भी होती है कि अस्पताल तो गए थे लेकिन खस्ता हाल अस्पताल हैं, और यही हाल प्राथमिक उपचार केंद्रों का या फिर सामुदायिक उपचार केंद्रों की बात करें तो यही स्थिति है। अब वो खुद बीमारू थे और इलाज बीमारों का कर रहे थे। अब ग्राउंड लेवल पर क्या कोई बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है मैडम, ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो समय समय पे उसके ज़रूरत के हिसाब से उसका रिपेयर होता है, और उसका समय समय पे बजट मिलता रहता है। तो अब पुरानी वो हालत नहीं है कि जो पहले होती थी कि बिल्डिंग जो है कमज़ोर हो गई, जर्जर हो गई, वो नहीं है। होती तो बिल्डिंग है समय के साथ डिके होगी, लेकिन अब रिपेयर होती रहती हैं। इस मामले में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी हमारे यहाँ बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्रिटिकल केयर ब्लॉक नहीं बन पा रहा था। अभी जो हमारे जिला अधिकारी महोदय नए वाले आए, उन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराई। 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है बनने के लिए तैयार है, टेंडर वगैरह सब हो चुका है। बहुत जल्दी इसमें काम लग जाएगा, 1-1.5 साल में फंक्शनल भी हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पुरानी जैसी बात नहीं है, अब समय समय पर रिपेयर होता रहता है।
सर एक बार फिर से मैं योजनाओं पे बात करूंगी, क्योंकि जो तमाम योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है। यूपी सरकार की आयुष्मान आरोग्य मंदिर व्यवस्था है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मुफ्त है तमाम स्क्रीनिंग और सुविधाएं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समस्या जो है वो कनेक्टिविटी को लेकर आती है। इस पर क्या आपके ज़िले में क्या काम हो रहा है? नहीं मैडम, इसमें कनेक्टिविटी की अब समस्या इसलिए नहीं है कि हमारे पास 23 108 एम्बुलेंस हैं, 21 102 एम्बुलेंस हैं जो केवल मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को समर्पित रहती हैं, और 6 ALS हैं जो राउंड द क्लॉक हमारी काम करती हैं। और उससे भी बढ़िया कनेक्टिविटी का ये सिस्टम हो गया कि हर 5000 के लगभग पॉपुलेशन पे एक हमारा CHO रहता है, तो वो छोटी मोटी समस्याएं वहीं पे कवर हो जाती हैं। अगर आवश्यकता पड़ता है तो उसको एम्बुलेंस से हम उसको उचित स्थान पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब कनेक्टिविटी की वो प्रॉब्लम नहीं है जो पहले कभी रही होगी, लेकिन इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात रही, तो ज़िले में अब रोड और इस तरीके की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हर छोटे गांव तक भी हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है आसानी से। सर आप इस ज़िले के CMO हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो जवाबदेही है वो आपकी बनती है। जी मैडम। एक बड़ी समस्या है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। लोग दवा लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि बाहर से ले लो। इस पर लगाम कैसे लगेगी? और इस ज़िले की अगर बात करें संत कबीर नगर की, तो क्या अभी स्थिति है? नहीं मैडम, इसमें तो कुछ लोगों को मिथ भी रहता है कि हमें बाहर की दवाई ज़्यादा फ़ायदा करेगी तो अंदर की कम फ़ायदा करेगी, ये रहता है। लेकिन हमारे पास EDL के हिसाब से जो है 393 दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और उसी हिसाब से CHC पे और PHC पे और हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं सब पे EDL के हिसाब से हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। और इस ज़िले में इन सबको सप्लाई करने के लिए ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है। वो ड्रग वेयर हाउस जो है उसको सप्लाई करता है। और ये दवाइयाँ ऐसा नहीं कि आप जो है लेटर बना के डिमांड बना के मंगा लिया। DVDMS पोर्टल है हमारा, उसमें ऑनलाइन डिमांड करेंगे तभी मिलेंगी। और ऑनलाइन डिमांड इसलिए रखा गया है कि अगर आप ऑनलाइन डिमांड नहीं किया आपने 1 महीने तक, तो हमें पता चल जाता है कि आपने क्या किया है। जो कोई भी जिला अस्पताल हो या CSC हो या PSC या आम हो, अगर वो ऑनलाइन डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वाली बात जो बता रहे हैं बाहर लिखने की समस्या आ सकती। लेकिन इसकी टाइट मॉनिटरिंग की जाती है कि दवाइयाँ वहाँ पे उपलब्ध रहें, और उनके उस हिसाब से जो हमारे CHO हैं उसका ये वो भी इंसेंटिव भी दिया जाता है इसका। और इसके अलावा बहुत सारी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मान लें हमारे इस पे नहीं हैं, क्या ड्रग वेयर हाउस में उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं हमारे यहाँ ज़िले में। और जन औषधि केंद्र से ले सकते हैं, जहाँ पे लगभग 1/10 कीमत में मार्केट से वो दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। सर एक और बड़ी समस्या है झोला छाप डॉक्टरों की, और ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं समाज के लिए भी खतरनाक है और लोगों के लिए तो है ही, जान का बड़ा खतरा है। इन पर किस तरीके से रोकथाम की जा रही है? और यहाँ अगर ज़िले की बात करें तो स्थिति क्या है अभी? झोला छाप डॉक्टर जो पहले एक तरीके के थे जो ऑर्गेनाइज्ड थे, तो ऑर्गेनाइज्ड वाले झोला छाप अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ। अब झोला छाप अगर हैं भी, कोई सूचना मिलती है छोटे मोटे झोला डॉक्टरों की, तो उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाता है और उनको जो है विधिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वाले जो झोला डॉक्टर थे जो अपना हॉस्पिटल इस तरीके से करते थे, कैंसर तक का इलाज कर देते थे, वो कोई नहीं है अब इस ज़िले में। संत कबीर नगर जैसे Tier 3 के ज़िले में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जो शिकायतें हैं वो बहुत मिलती हैं, और इनका पूरा एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म भी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या फिर गांव तक इनकी पहुंच है, और वहां पर इनके जो दलाल हैं वो भी मौजूद रहते हैं। इस पर कैसे रोकथाम की जा रही है? नहीं मैडम, इस तरीके की हमारे ज़िले में कोई ऐसी समस्या है नहीं। एक अवैध अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ संत कबीर नगर गोरखपुर बॉर्डर पे पकड़ा गया था बसवारी गांव में, उसकी FIR दर्ज कराई गई और उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई कर दी गई है और उसका मुकदमा पंजीकृत हो गया। बाकी हमारे यहाँ 49 अल्ट्रासाउंड्स जो है पंजीकृत थे, उसमें से 2 का समय पूरा हो गया, उनका रिन्यूअल नहीं कराया उन लोगों ने। 47 इसमें फंक्शनल हैं और वो रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ। सर अभी आप संचारी रोगों का जिक्र कर रहे थे। मानसून आ गया है और संचारी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तमाम जो हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है? तैयारी इसके क्या लिए है? संचारी रोग में 2 तरीके के हमारे यहाँ 3 प्रोग्राम चलते हैं मैडम। एक प्री मानसून चलता है जो अप्रैल में चलता है,
उसमें जो है जो हमारे नागरिक हैं उनको हमारी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उनके घर जा जा के उनको जागरूक करती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे आपको जो है इससे मच्छरों से बचना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। इसके साथ साथ अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट मिला उनको, जैसे टीबी से रिलेटेड है या कोई टाइफस, स्क्रब टाइफस या चिकनगुनिया जो आप बता रही हैं, इससे संबंधित अगर कोई पेशेंट मिला तो उसको ई कवच पे फीड करके तुरंत जो है उचित जो है हॉस्पिटल को रेफ़र करती हैं। और ये प्रोग्राम अप्रैल में चल के फिर जुलाई में जो इंट्रा मानसून हमारा प्रोग्राम चलता है संचारी का, उसमें ये ज़्यादा इस पर जोर देते हैं। और इसके बाद में फिर पोस्ट मानसून चलता है। तो तीन प्रोग्राम जब हमारे चलते हैं, इसीलिए ये इतना इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो पाया है। जो अब अक्टूबर में चलता है वो समझ लीजिए माप अप प्रोग्राम है, जो कुछ भी रही बीमारी उसका पूरा एकदम पोंछा मार देता है उस पर वो। सर, अभी आप कह रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में अगर दवाइयाँ नहीं हैं तो जन औषधि केंद्र हैं हमारे, जहाँ पर दवाइयाँ ली जा सकती हैं। जी मैडम। और ये गरीब और वंचितों के लिए एक बड़ी मदद भी है। हाँ। अब इन तमाम जन औषधि केंद्रों पर जो दवाइयों की उपलब्धता है वो बनी रहे, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? उस बनी रहती है मैडम, वो तो टेंडर हुए हैं और उनको बेनिफिट होता है। और वो प्राइवेट वेंडर्स हैं जो अपना स्टोर खोलें, जगह हमने दिया है उनको, फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। हमारे पास 10 जन औषधि केंद्र हैं, एक जिला अस्पताल में, बाकी 9 हमारे जो है ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल्स पे हैं। तो उसमें बनी रहती हैं दवाइयाँ, बनी रहती हैं और उस ऐसी कोई असुविधा नहीं आने पाती उसमें। सर, देश में मेडिकल स्टाफ की कमी जो है वो भी काफ़ी महसूस हुई, खास तौर से जब कोरोना वाला वक्त आया था। डॉक्टर भी इंसान है, हम सभी जानते हैं, 24 घंटे तो लगातार काम नहीं कर सकते। अब अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्किल्ड और ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। क्या उसको लेकर इस जिले में भी कुछ काम किया जा रहा है? इस जिले में इसके लिए एक जिला काम नहीं कर सकता है, लेकिन पूरा प्रदेश मिलके इसके लिए काम कर रहा है। शुरू में जब 2017 से पहले हमारे पास कुछ गिनती के मेडिकल कॉलेज थे, तो इसीलिए बहुत ही कम हमारे पास ट्रेंड और स्किल्ड जो है स्टाफ उपलब्ध हो पाता था। अब आज हमारे पास 17 जिलों को छोड़ के लगभग हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज में MBBS के अलावा जो है हमारा स्किल्ड पैरामेडिकल स्टाफ जो है, लैब टेक्नीशियन हो गए, स्टाफ नर्स हो गई और फार्मासिस्ट हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन, सारे डेवलप हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वो समस्या ख़त्म हो रही है। और मेडिकल में एक समस्या ये रहती है कि कोई भी स्टाफ सडन नहीं तैयार हो सकता है। जैसे मान लें आप डाटा एंट्री ऑपरेटर दें तो वो 3 महीने कोर्स करके आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ छोटा सा भी अगर कोर्स करेगा तो उसको 2 साल कम से कम लग जाते हैं। और ठीक ठाक कोर्स जैसे स्टाफ नर्स का है 3 साल लग जाते हैं। अगर बैचलर कोर्स करते हैं 4.5 साल लग जाते हैं। मेडिकल करते हैं MBBS सिंपल करने में 5.5 साल लग जाते हैं। तो धीरे धीरे ये समस्या 2017 से आज तक बहुत सॉल्व हो गई है। पहले हम लोग जो वांट्स निकालते थे स्टाफ नर्स की, अगर मान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली कि 3000 वांट्स निकाली, तो मुश्किल से 3500-3600 एप्लीकेशन पहुंचते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास हर लेवल पे टेक्निकल स्टाफ की बढ़ गई है, काफ़ी उनकी संख्या बढ़ चुकी है। और समय समय पे हम लोग अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो वर्किंग डॉक्टर हमारे साथ PMS के थ्रू काम कर रहे हैं, उनको हम विशेष करके 6 महीने के लिए, चाहे गायनी हो, चाहे एनेस्थीसिया हो या और इमरजेंसी, उसके लिए 6 महीने के प्रशिक्षण पे हम भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड के भी प्रशिक्षण पे भेज रहे हैं। तो अब स्किल्ड और मैन पावर और ट्रेंड स्टाफ की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हमें लगता है 2-3 साल में हमारे पास सरप्लस हो जाएगी, हम दूसरे प्रदेश को देने लगेंगे। सर, अगर संत कबीर नगर की बात करें तो कितने ग्रामीण इलाकों को जो एम्बुलेंस सेवा है वो कवर कर रही है? और उससे भी बड़ी बात है कि रिस्पांस टाइम क्या है एम्बुलेंस का? रिस्पांस टाइम तो मैडम 7 से कम ही रहता है, लेकिन कोई ऐसा ही गांव होगा, हमें नहीं लगता कोई गांव ऐसा छूटा हो जो ना कवर होता हो। सारी ग्रामीण पॉपुलेशन कवर है हमारी एम्बुलेंस से। सर, सरकार ने बच्चियों में कैंसर की रोकथाम के लिए HPV टीका मुफ्त लगाने का इंतजाम किया है। अब संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति मैडम बढ़िया है। हमारे टारगेट के हिसाब से 20,000 जो बालिकाएं 14 साल की हैं उनको वैक्सीन लगनी है। उसको लगाने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट सप्लाई आई है, फर्स्ट सप्लाई में हमारे पास 5000 डोज आ गई हैं। उसमें से लगभग 2500 डोज हमने लगा दिया है। शुरू में थोड़ा सा मिथ फैल गया था कि लोग लगवाते नहीं थे,
फिर उसके जागरूकता अभियान चलाया गया और काफ़ी प्रोग्राम किए गए। बीच में मैडम आई थी यहाँ सिद्धार्थनगर, राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय आई थी, तो उनकी वजह से थोड़ा सा जागरूकता फैली, तो अब लोग लगवा रहे हैं। तो अभी हमें 5,000 लग जाएंगी, तो हमें 5,000 डोज और मिल जाएंगी, और इसी साल में हम 20,000 लड़कियों को वैक्सीन लगा देंगे। बहुत अच्छी वैक्सीन है और बहुत ही महंगी वैक्सीन है मैडम ये, और पहले ये उपलब्ध नहीं होती थी, केवल प्राइवेट में उपलब्ध होती थी, अब हमारे पास है और प्रचुर मात्रा में है। सर देखिए, अगर अस्पतालों की बात करें तो अभी भी लोगों की जो मेंटालिटी है वो यही है कि जो सुविधाएं हैं, जो अच्छा इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेहतर मिलेगा। आप अफोर्ड नहीं भी कर पाते फिर भी आप वहाँ जाते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये जो सोच है लोगों की, क्या इसमें जो बदलाव है वो आना चाहिए? और अगर हम इस ज़िले की बात करें तो यहाँ की स्थिति क्या है? नहीं मैडम, ये हमारे ज़िले में इस तरीके का नहीं है। हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर की जो उपलब्धता सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हमारे पास आते हैं मरीज़, और इस चॉइस से नहीं जाते हैं। लेकिन कोई जो थोड़ा सा जैसे आयुष्मान कार्ड से कवर्ड हैं, या उनको कोई इंश्योरेंस कंपनी से कवर मिला हुआ है, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनसे कवर मिला, वो लोग प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन कोई मजबूर आदमी प्राइवेट में इसलिए नहीं जाता है कि हमारे पास सरकारी में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ जो है जितने प्राइवेट में लेडीज डॉक्टर नहीं होंगी, गायनी ऑप्स की सर्जन, उससे ज़्यादा हमारे पास हैं। सर संत कबीर नगर की बात करें जो रिमोट एरियाज़ हैं, बिल्कुल रिमोट एरियाज़, उन वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है? वहाँ पर किस तरीके से जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँच रही हैं? वहाँ पे मैडम हमारे पास 2 मेडिकल मोबाइल यूनिट हैं। तो जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है वहाँ पे मेडिकल मोबाइल यूनिट का पूरे साल भर का हम लोग बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, माइक्रो प्लान बनाते हैं। उसमें हमारे एक फार्मासिस्ट, एक मेडिकल ऑफिसर और एक्सरे मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, और कुछ पैथोलॉजी की जांच, 14 टाइप की जांचें जो होती हैं वो उसमें जाते हैं। वो हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट रिमोटेस्ट स्थान तक पहुँच जाती हैं। और उसके अलावा हमारी CHO और आशा जो हैं उनको गाइड करती हैं, तो वो अपना CSC PSC तक भी ले आती हैं। सर हम लोग अभी आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि कितने लोगों को जो इसका लाभ है वो मिल चुका है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत जो सबसे ज़्यादा किन बीमारियों को लेकर जो इलाज है वो हुआ है? आयुष्मान में मैडम यहाँ पे सर्जरी ज़्यादा कराते हैं लोग, जैसे सर्जरी वाले ज़्यादा, सर्जिकल केसेस ज़्यादा होते हैं, और आर्थोपेडिक सर्जरी के केस होते हैं, इसमें 2 में ज़्यादा होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की सर्जरी हैं, जैसे गाल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की पथरी है, या कुछ और भी सर्जन हैं उसमें हैं पैनल, तो सर्जिकल केस ज़्यादा होते हैं इसमें। सर हम आयुष्मान योजना की बात करें या फिर सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, जो खास तौर से आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर लोग हैं उनको दी जा रही हैं, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, इसको लेकर भी क्या आप लोग की तरफ से कुछ किया जा रहा है? हाँ मैडम, इसके लिए किया जा रहा है। हम लोग इसका प्रचार प्रसार कराते हैं, और इसके लिए जो है हमारे यहाँ AAA सम्मेलन होता है, उसमें आशा, आंगनवाड़ी और एनम वो ग्राम पंचायत लेवल पे उसका सम्मेलन करती हैं, और उनको बताती हैं कि ये फ़ायदे हैं, और उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग जुड़ते भी हैं। इसका फ़ायदा भी मिला है AAA सम्मेलन का। सर एक और बात जो अभी हम कर रहे थे कि सफाई, स्वच्छता का और स्वास्थ्य का बड़ा गहरा नाता होता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में या छोटी जगहों पर लोग उसे लेकर इतने जागरूक नहीं होते हैं। क्या इसको लेकर भी कोई किसी तरीके का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है यहाँ पर? ये संचारी वही वाला प्रोग्राम है मैडम, इसी को लेके संचारी प्रोग्राम चलाया जाता है। मेन तो इसमें स्वच्छता भी है, और स्वच्छता का और इकोनॉमी का तो सीधा रिलेशन है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है, या किसी घर का किसी फैमिली का मुखिया ही बीमार पड़ गया, तो 2 तरीके से नुकसान होता है। एक तो उसका इलाज में पैसा जा रहा है, और दूसरा जो काम करता था वो भी बंद हो जा रहा है, तो डबल नुकसान होता है। तो मेडिकल का और इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है। जब आयुष्मान कार्ड नहीं था, बहुत सारे लोगों के तो घर गिरवी हो जाते थे, जेवर गिरवी हो जाते थे। 2018 से जब से ये योजना आई है तब से ये नौबत तो नहीं आती, कम से कम ये फ़ायदा उठा लेते हैं। सर दूरदर्शन आपको मंच भी देता है जागरूकता का। अभी आपने HPV वैक्सीन की बात कही, कैंसर के रोकथाम के लिए आपने ये भी बताया कैसे ये बहुत महंगी होती है, पहले सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये उपलब्ध होती थी। मैं चाहूँगी कि सर आप इस मंच से ये अपील भी करें
ताकि लोग जो है उसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि इसको लेकर अभी भी तमाम भ्रांतियां हैं हाँ, लोगों के बीच में। भ्रांतियाँ यहाँ पैदा हो जाती हैं लोगों में। जब फ्री मिलती कोई चीज़ तो भ्रांति पैदा करते हैं लोग। तो मैं इस मंच से यही अपील करना चाहूँगा कि जितनी 14 साल से प्लस और 15 साल से कम की उम्र की बच्चियाँ हैं उनको एक HPV वैक्सीन लग रही है, जो आपके BHND सेशन पे गांव में ही लग जाएगी। आशा बहन जी से संपर्क कर लें, आशा बहन जी लगवा देंगे। मार्केट में उसकी कीमत 3600 रुपये है, लेकिन ये सरकार की तरफ से फ्री उपलब्ध है। इसको आप लगवाइए। ये वैक्सीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और ये वैक्सीन ख़त्म नहीं होने वाली। अगर ये लग जाएगी, हमारा अब बच्चियाँ रह जाएंगी तो फिर से वैक्सीन मिल जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत you. करने के। ट्रिलियन ट्रैकर में संत कबीर नगर की विकास यात्रा से बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में किसी नए जिले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।